नमस्कार आंटी। नमस्कार बेटा। बहुत बहुत बधाई बेटी की इस सफलता पे। डॉक्टर अंजलि वर्मा ने पहली रैंक हासिल करी है एमपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर के लेबर डिपार्टमेंट के एग्जाम में। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। और तो प्राक्टो परिवार बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है कि पार्ट ऑफ अवर हमारे साथ उन्होंने इंटरव्यू प्रोग्राम लिया। उससे पहले हमारे साथ एक एग्जाम की तैयारी की। तो अब हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर अंजलि ने पहली रैंक हासिल करी है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। परिवार में जब ये पता चला कि डॉक्टर अंजलि को पहली रैंक हासिल हुई है तो कैसा माहौल था घर के अंदर और क्या लगा? बहुत अच्छा लगा। इनके भाई बहन को भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। डॉक्टर अंजलि, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे ही आपने अपना रिजल्ट खोला तो क्या कोई उम्मीद थी कि मैं पहली रैंक हासिल करने वाली हूँ? सर, थोड़ा सा तो डाउट रहता ही है, पर लग रहा था मुझे, क्योंकि मतलब मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो 3 कैंडिडेट थे, उनके भी नंबर वगैरह अच्छे थे। बट मुझे ऐसे लगा कि मेरा पूरा बैकग्राउंड गवर्नमेंट का रहा है, तो उस चीज का थोड़ा एडवांटेज मिला। और ये जब भी मैं थ्योरी के नंबर का वेट कर रही थी, क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं करे थे अपना थ्योरी के मार्क्स। तो सब भगवान को छोड़ दी। ये डॉक्टर अंजलि, जैसा कि मुझे डॉक्टर रजत ने बताया कि मार्क्स इतने ज्यादा है कि रिकॉर्ड मार्क्स हैं आपके। Sir, Dr. Anjali has scored 311 marks in a written examination and also like 39 marks, which is almost like kind of topper marks इनके आए हैं इंटरव्यू के अंदर में, which makes a total to 315. 350 नंबर आए हैं इनके टोटल 500 नंबर में। एंड आपको बहुत बहुत बधाई। आई वॉज लाइक ब्लोन अप जब आपका मैसेज आया था, कॉल आया था। इनफैक्ट अब हम लोग कल इवनिंग के टाइम पे अराउंड 7:30 PM पे आपका कॉल आया था। एंड वी वर टेकिंग द मॉक इंटरव्यू ऑफ अदर एमपीपीएससी एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए। एंड आपका जब कॉल आया, सर मेरा हो गया रैंक 1 के साथ में। एंड इट वाज लाइक अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, फॉर द एंटायर टीम। एंड बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अच्छा लगा ये जान करके हमें कि मेहनत जो आपने 10 महीने हमारे साथ करी टूथ पैटो के साथ में। आपने हमें ज्वाइन किया था अराउंड जैन 18 2025 में। आपने एम पी पी सी क्लर्क बैच जो में ज्वाइन किया था एंड यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्ज़ाम। आपके रेगुलरली सारे लाइव टेस्ट आपने दिए, सारे एग्जाम्स पेपर्स आपने अटेंड करे। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द स्कोर कार्ड्स आपके सारे। हमने एनालिसिस भी निकाली है कि कौन कौन से एग्जाम में आपने कितना एग्जाम स्कोर किया है, कितने पेपर्स आपने अटेंड करे थे। वी विल टॉक अबाउट दिस इन द लेटर फेज। बट वो जो आप एक हर पेपर देते हैं, हर लाइव टेस्ट देते हैं, और कई बार अच्छा जाता है, कई बार अच्छा नहीं भी जाता, तो एक उम्मीद रहती है कि अब की बार अच्छा नहीं हो पाया, अगली बार अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम उम्मीद आप करते रहते हैं, सफलता के लिए कोशिश करते रहते हैं, जब लास्ट में आपको वो सफलता हासिल हो जाती है, वो भी इतने बेहतरीन नंबरों के साथ, इतने बेहतरीन रैंक के साथ, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपके ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हो जाती है सभी के लिए। और मोर ओवर इस चीज़ के दिन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। पिछले 1 साल से आप भी तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए कि कब वो मौका आएगा, रिजल्ट आएगा, और फाइनली वो दिन आ गया। फाइन। एंड सभी के लिए ये बहुत ही खुशी का माहौल है इस समय। पूरी टीम के अंदर में बहुत खुशी है कि फाइनली इतने प्रयास, जितनी मेहनत हमने लगाई थी इसमें, वो हमें सफल हुई। आप बताइए डॉक्टर साहब, आपको कैसा लगा जब आपने पीडीएफ देखी, वो गोल्डन पीडीएफ जो आई आपके पास में सामने? हाउ यू गॉट टू नो अबाउट इट एंड कैसा लगा था उस टाइम पे? कैसा लग रहा है रैंक वन पा करके? एक्चुअली मुझे मेरे रिजल्ट के बारे में दूसरे कॉल कर कर बता रहे हैं। मैं तो सेमिनार वगैरह में बिजी थी कॉलेज में, जी जी। और सबके कॉल देखी। मैंने आकर कॉल करा तो मेरे सीनियर्स बोल रहे हैं, मैं रिजल्ट देखा। मैंने कहा किस चीज का रिजल्ट? बोल रहे तेरा लेबर डिपार्टमेंट में हो गया है। तो मैम, मैंने नंद खोल कर देख रही हूँ अपना, अरे मेरा हुआ। सारे मैसेज कॉल सबके, तो कल से बस यही लगा है। पर इस आंटी जी, आपको कैसा लगा जब आपको इनकी शाम को समय डॉक्टर अंजलि ने आपको बताया कि मम्मी हो गया मेरा फाइनली? कैसा आपका माहौल था? और फिर बहुत अच्छा लगा ऐसा कि कम से कम, लेकिन हमारे परिवार में किसी ने आने की, फर्स्ट क्लास आने की मिला जी जी जी। नौकरी। बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि गैजेटेड ऑफिसर बनना, वो भी इतनी कम उम्र में, जैसे कि ये इन्होंने सिर्फ कॉलेज अभी पास आउट ही किया था और उसके जस्ट 1 साल बाद ही राजपत्र अधिकारी बन जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है।
एंड आप समझ रहे हैं कि बहुत ही चुनिंदा लोग होते हैं जिनको ये अवसर मिलता है अपने अपने राज्य में एक मेडिकल ऑफिसर बनने का, और वो अवसर डॉक्टर अंजलि को मिला है। हम ज़रूर ज़रूर चाहेंगे कि ये जहाँ भी जाएं, जिस भी जिले में पोस्टेड हो, वहाँ पर वहाँ के लोगों की पूरी पूरी सहायता करें, उनको अच्छे से अच्छा उपचार दिला पाएँ। तो वो बिल्कुल हम चाहेंगे कि ये अपने बेस्ट ड्यूटीज़ वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ। शी ऑलरेडी हैज़ डन हर बीडीएस फ्रॉम सच अ रेप्यूटेड कॉलेज में। जीडीसी इंदौर से ये बिलोंग करती है, वहाँ से इन्होंने अपनी बीडीएस करी। तो आपने काफ़ी अच्छा वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर हासिल करा है, तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा आने वाले समय में पेशेंट्स को अच्छे उपचार देने में। बाकी डॉक्टर अंजलि, आप प्लीज़ हमें बताएं कि आपकी जर्नी के बारे में। कब आपने स्टार्ट किया था? हाउ वाज़ योर जर्नी? बीडीएस में आप कब एंटर हुए थे? कौन से कॉलेज में आपने जॉइन किया? थोड़ा-सा, ताकि हम सब समझ पाएँ कि कैसे-कैसे आपने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया। सर मैंने 2017 में ज्वाइन करा था बीडीएस। 2017 में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में मुझे अलॉट हुआ था, तब ज्वाइन करा था। तो वही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर हुआ। बीच में कोविड भी आ गया था, तो थोड़ा सा क्लिनिकल प्रैक्टिस कम होती, बट स्टिल वो गवर्नमेंट कॉलेज में तो इतनी प्रैक्टिस होती है कि कम लगता ही नहीं है। फिर इंटर मेरी चली 2022 से लेकर 2023 तक, मतलब अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक। अब सर मेरा बीडीएस में एक मध्य प्रदेश में योजना चलती है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना। तो मेरा बीडीएस में मतलब जो ट्यूशन फीस था वो गवर्नमेंट भरता था। अच्छा, तो बहुत ही बढ़िया। मुझे बॉन्ड मिला था कि बीडीएस के बाद मुझे 2 साल रूरल एरिया में सर्विस करनी है। तो जैसे ही मेरा बीटेक खत्म हुआ है मार्च 23 में, तो उसके बाद मैंने अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल इछागढ़ में डेंटल सर्जन के रूप में काम किया। ठीक है। और ये एमपीपीएससी की वैकेंसी आ ही गई थी जब मतलब जनवरी में ऑलमोस्ट, तो इसकी मैं तैयारी कर गई थी। तो मैंने अप्लाई करा, फिर मैं घर आ गई और फिर प्रिपरेशन कर ही रही थी। तो इसकी प्रिपरेशन करी, एग्ज़ाम वगैरह दिया, और एग्ज़ाम के मतलब 12 अक्टूबर को एग्ज़ाम था एमपीपीएससी का। उसके जस्ट 2 दिन बाद मेरा जीएमसी में इंटरव्यू था। जो आपको था उसका भी मैंने फॉर्म भरा, तो मेरा वहाँ भी इंटरव्यू में हो गया। तो फिर मैंने जेआरशिप ज्वाइन कर ली, और अभी बस जेआरशिप करते ही करते मैंने इंटरव्यू भी दिया फिर। तो डॉक्टर साहब, जब आप कॉलेज के ईयर्स में थे, तो उस टाइम पर में क्या आप, यानी कि यू आर वेरी स्टूडियस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर आप उस टाइम पे बहुत सारी पल्स वगैरह आपने सॉल्व करनी स्टार्ट कर दी थी? कैसा, यानी कि यू वर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन उस टाइम पे? हाँ, सर नीट एमडीएस के लिए प्रिपरेशन कर रही थी मैं। मतलब मैंने अपने इंटर्नशिप और फाइनल ईयर में पूरे अपने सब्जेक्ट पढ़े थे, अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे। और मतलब मेरी एक आदत है कि मैं सिर्फ अपने खुद के नोट्स ही पढ़ पाती हूँ। जी। खुद के लिखे हुए नोट्स मेरे अभी भी 30-40 रजिस्टर भरे हुए पड़े हैं, और मैं उन्हीं को पढ़ती हूँ, और फिर पूरे कॉन्सेप्ट समझकर ही मैं पल्स भी लगा पाती हूँ। अच्छा। मैं ब्लाइंडली नहीं लगा पाती हूँ। तो फिर कहीं ये अब मैं फाइनल ईयर इंटर्नशिप में आपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दी थी इस चीज़ के, इस एग्जाम के लिए, नीट एमडीएस के लिए। तो आपने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने नीट एमडीएस एग्जाम का अटेम्प्ट भी दिया होगा इंटर्नशिप के बाद में। कोर्स के बारे में बताएंगे? जी सर। सर मैंने इंटर्नशिप के समय दिया था, तो उस समय मेरी 3000 कुछ रैंक थी। फिर मेरा बॉन्ड चल रहा था, तो मैंने उस समय नहीं दिया था। फिर अभी इसी ईयर दिया तो मेरी 2500 रैंक थी, पर अभी गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, तो फिर मैंने नहीं लिया। पीएससी आ गया, तो फिर मेरा मेन फोकस पीएससी में था। तो एमपीपीएससी के बारे में, डेंटल सर्जन पोस्ट के बारे में आपको पहले से कुछ आइडिया था इसके बारे में, या फिर पहली बार आपने इनकाउंटर किया कि 2025 में जब वैकेंसी आई थी 31 दिसंबर को, तब आपको पहले इससे मालूम था इसके बारे में, कुछ पढ़ रहे थे इसके बारे में, या फिर उसी टाइम पर फर्स्ट टाइम जानकारी हुई थी? नहीं सर, मतलब ऐसा सब जगह से सुनने में आ रहा था कि एमपी में आएंगी डेंटल सर्जन की पोस्ट, तो थोड़ा थोड़ा अंदेशा तो था कि आएंगी। तो मैंने एमपीजी के बहुत पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मतलब मैंने अगस्त 2024 अराउंड एमपीजी के मैं पढ़ने लगी थी, और बाकी के पल सॉल्व कर ही रही थी क्वेश्चन बीच बीच में। तो पढ़ाई कंटिन्यू चल ही रही थी। बस ये कि हॉस्पिटल के साथ पढ़ाई करना, क्योंकि सुबह शाम ड्यूटी भी करना और फिर पढ़ाई भी करना, तो थोड़ा नहीं नहीं, आई। कमिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जो हमें करने होते हैं यहाँ पर में।
काफ़ी अच्छी खासी ओपीडीज़ भी हो जाती हैं यहाँ पर, मैं सॉल्व आपको पेशेंट जिनको केटर करना होता है। तो जब आप जैसे प्रिपरेशन कर रहे थे एग्ज़ाम जब की नोटिफिकेशन आती है, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम पर आप जॉब भी कर रहे थे साथ के साथ में? आपने 2025 जनवरी तक जॉब करी थी, तो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन मैनेज कर पाना कितना डिफ़िकल्ट होता है, कितना ईज़ी रहता है, और आपकी जो नीट की प्रिपरेशन थी उसका कितना आपको यहाँ पे हेल्प हुआ एग्ज़ाम में? सर हेल्प तो बहुत हुआ क्योंकि नीट का थोड़ा लेवल अपर लेवल है एज़ कम्पेयर टू सी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प हुई है उससे। और सर जॉब करते हुए प्रिपरेशन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। टाइम मैनेजमेंट सबसे डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरे को सिर्फ़ रात का टाइम मिलता था पढ़ने के लिए 3-4 घंटे का। तो उसी टाइम में मैं पूरा कोशिश करती थी कि मैं अपना पढ़ पाऊँ। तो आपने जैसे ट्रूथ पार्टनर को जब जॉइन किया था, तो क्या सोच के जॉइन किया था उस टाइम पे कि मेरा यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या कंटेंट रहेगा, या फिर आपके किसी फ्रेंड्स ने जॉइन किया था, उन्होंने आपको सजेस्ट किया था? कैसे आपको ट्रूथ पार्टनर के बारे में मालूम चला था? सर सोशल मीडिया के थ्रू ही मैंने मतलब पता चला मुझे, मैंने देखा, फिर मैंने चैनल फ़ॉलो किया और मैंने ऐप टूथ प्रोक्टो का बहुत पहले मतलब डाउनलोड करा था। तो मुझे पता था कि मतलब डेंटल पीएससी और मीट एमडीज के लिए कोचिंग। तो जब एलबीपीएससी का नोटिफिकेशन आया तो आपका मतलब एलबीपीएससी डेंटल सर्जन वाला कोर्स बहुत पहले ही आ चुका था उससे पहले। हमने 2 महीने पहले इसको लॉन्च कर दिया था, अक्टूबर में अभी लॉन्च, राइट। तो मुझे लगा कि मैंने और पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। रैंक 1 लाने के बाद आपको लग रहा है कि और पहले जॉइन करना चाहिए था। तो मुझे मतलब 31 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, फिर मैंने 18 जनवरी के आसपास ज्वाइन करा था टूथ प्रोक्टो, मुझे याद है। जी। हमने अपने रिकॉर्ड्स में चेक किया, आपने 18th जैन को हमारे एप्लीकेशन पे एक एमबीबीएस एकलव्य बैच, जो हमारा मोस्ट पॉपुलर बैच है, उसको आपने जॉइन किया था। जॉइन करने के बाद आपने ऑलमोस्ट अगर मैं देख रहा हूँ तो आपने 10 महीने यूज़ किया था। तो थोड़ा-सा मुझे बताएं कि एग्ज़ाम में प्रिपरेशन कैसे आप कर रहे थे? कैसे वो सीरीज़ आपको हेल्प कर रही थी? क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड आपको जो करी गई थी, आपने कैसे यूटिलाइज़ करा उसे? पर सबसे पहले तो मुझे लगा कि जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल था, हर हफ्ते टेस्ट हो रहे हैं तो रिवीजन करने का मौका मिलता है और रिवीजन ही सबसे मेन चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी पढ़ लो, अगर रिवीजन नहीं होता तो फिर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कोर्स होते रहते थे, हर वीक में टेस्ट देती रहती थी, टॉपिक रिवाइज होते रहते थे और आई थिंक सारे सब्जेक्ट के टेस्ट 2 से 3 बार हुए हैं टिल अक्टूबर। तो रिवीजन होता गया और फिर करती रही सर। मेरे को यही लगा काम करने का कि रिवीजन होता गया टेस्ट के थ्रू बार-बार। आपने इसमें जो टॉपिक वाइज़ टेस्ट हमने दिए थे, अराउंड 200 टॉपिक वाइज़ टेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे गए थे डेंटल और मेडिकल के, उनको आपने सॉल्व किया था? वो बेनिफिशियल थे वहाँ पे? उनको कितनी बार आपने सॉल्व किया था? हाँ सर, मैंने अराउंड सर 2-2 बार टेस्ट सॉल्व किए होंगे। सारे मतलब डिफरेंट टॉपिक वाइज़ तो और जीके ही अराउंड। तो जीके के नोट्स वहाँ पे डॉक्टर साहब ने अब दिए थे, एमपी जीके के सारे आपने देखे होंगे टॉपिक वाइज़ नोट्स, तो वो आपको कैसे लगे थे? हाउ वाज़ दे बेनिफिशियल? हाँ सर, अच्छे थे मतलब मैंने वो जीके के भी नोट्स पढ़-पढ़ कर मैंने उसी समय से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं जीके भी बीच-बीच में पढ़-पढ़ कर उसके भी मेन-मेन पॉइंट्स के नोट्स बनाती जा रही थी। तो अब आता है सर और जीके की जो क्वेश्चन बैंक था वो बहुत हेल्पफुल था। जीके के अंदर में तकरीबन आपको हमारी सीरीज़ में 3 to 4,000 के अराउंड क्वेश्चंस हमने प्रोवाइड करे थे, जो कि सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ डिवाइडेड थे। तो मैं हम डॉक्टर ईशान से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ एक बार ही आप अगर स्क्रीन शेयरिंग करके, हमने कुछ डेटा प्रिपेयर करा है आपके सीरीज़ का। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आंटी जी भी देखें इसको, कि कैसे आपकी बिटिया ने कितनी मेहनत करी थी इस सीरीज़ के अंदर में, पिछले 10 महीने लगाए थे। और बर्निंग द मिडनाइट ऑयल शायद इसी को कहते हैं, और इतनी मेहनत जब हम करते हैं सफलता ज़रूर हासिल होती है। तो थोड़ा-सा हमारी टीम ने आपको एक प्रिपेयर करा है, तो आप ज़रूर इसकी तरफ हम देख पाएँगे कि थोड़ा-सा डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर ईशान, आप प्लीज़ सेकंड पेज पे एक बार आ जाइए। ये हमने आपका एक बनाया था कि आपने कब कौन-सी चीज़ को जॉइन किया था, तो 2022 में आप जीडीसी से जब आपने ग्रेजुएट किया, फिर देन यू जॉइन्ड द गवर्नमेंट सिविल हॉस्पिटल सीहोर आपने जॉइन किया था। और सितंबर 2024 में आपने हमारी ऐप को फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया था, एंड हम देख पा रहे हैं कि जनवरी 18 को आपने जैसे कि एकलव्य बैच जॉइन किया, एंड देन फॉलोड बाय अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ था, फिर आपने जीएमसी भोपाल जूनियर रेजिडेंट की पोस्ट के लिए जॉइन किया।
उसके बाद दिसंबर के अंदर में एमपी का रिटर्न एग्जाम आ जाता है एंड देन यू जॉइंड अस फॉर द इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच, जिसमें आपका इंटरव्यू हमने फरवरी मंथ में उसको भी हमने कनेक्ट कराया था, और आज आप रैंक 1 के साथ हमारे साथ रिजल्ट में भी खास शामिल है। डॉक्टर शान प्लीज़ पेज नंबर 3 पर आ जाइए। ये डॉक्टर साहब हमने आपका पूरा रिकॉर्ड निकाला हमारी टीम ने। आंटी जी आप प्लीज़ ज़रूर देखिए कि आपकी बिटिया ने 21,654 क्वेश्चंस हमारी एप्लीकेशन में सही करे हैं आज तक। 21,654 क्वेश्चन, और इनके देखिए बहुत ही एक्सेप्शन एक्यूरेसी इनकी हासिल हुई है। क्वेश्चंस के अंदर में जितने मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो इनकी एक्यूरेसी जो है बहुत ही उम्दा रही है, जिसके कारण इनको ये रिज़ल्ट हासिल हुआ है। इन्होंने तकरीबन 6,698 क्वेश्चन जो थे इनके अनअटेंडेड रह गए थे, और 3,251 क्वेश्चन जो हमें थोड़े बहुत गलत जो हो जाते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस को इन्होंने ठीक करा, उन पे वर्कआउट किया, उनके नोट्स बनाए, उनको वापस से गो थ्रू करा, और जिसके कारण इन्होंने पीएससी के जो हमारे 56 लाइव टेस्ट थे उसमें 38 लाइव टेस्ट 38 पीएससी के पुराने साल के पेपर्स हमने अटेम्प्ट करे थे। 68% ऑलमोस्ट आपने उनको कवर किया था। टॉपिक वाइज टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 200 टॉपिक वाइज टेस्ट थे, तो उनमें 170 टॉपिक वाइज टेस्ट आपने उनको मल्टीपल टाइम्स को अटेम्प्ट करा था, ठीक है। 85% आपने उनको कवर किया था। यहीं पर अगर हम एमपीजीके की बात करें तो आपने 96% सॉल्व किया है। आपने वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 पेपर है जो आपके रह गए थे, वो भी क्यों रह गए डॉक्टर साहब? बोले वो रह गए 97 पेपर्स आपने पीएससी के एमपी की जीके के आपने सॉल्व करे थे। 101 पेपर्स यहाँ पे हमने प्रोवाइड करे थे। और अगर हम देखें तो स्कोर कार्ड आपका बहुत ही बेहतरीन रहा है। का जो एग्ज़ाम के अंदर में स्कोर बोर्ड अगर हमारा देखा जाए तो 85% का यहाँ पर एक्यूरेसी आपकी आ रही थी एग्ज़ाम्स में, और जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही उम्दा तरीके से इस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से यहाँ पर आप पास करें। तो हमारे हिसाब से जो आ रहा था उस टाइम एनालिसिस की 92% आपके चांसेस थे एग्ज़ाम को क्रैक करने के। जो हमारी टीम का एक विश्लेषण रहा था जिसके बेसिस पर हमने निकाला था कि इतने परसेंटेज चांसेस है कि ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाएगा। ये सारा डेटा ड्रिवन हमारी ऐप रहती है, तो सारे डेटास को हम लोग पॉइंट्स को कवर करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पर आपका बेहतरीन रहा है, कौन से पॉइंट्स को सुधारने की ज़रूरत है। तो ये सारा स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड उनको एप्लीकेशन में भी दिया जाता है, और बाकी ये टीम ने इसको थोड़ा सा एक पीपीटी के माध्यम से इसको दिखाने की कोशिश करी है। डॉक्टर ईशान नेक्स्ट पेज पे प्लीज़ आ जाइए। ये आपके की पॉइंट्स एरियाज है जिनके आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से टॉपिक्स में थे, कौन से टॉपिक्स को आपको कवर आपने कर लिया था उस सीरीज़ के दौरान में। डॉक्टर ईशान नेक्स्ट पेज पे आ जाइए एक बारी ना आप। हाँ, ये मैं एक बार ज़रा दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका जो ऑल इंडिया रैंक हमारे एस्टीमेट के हिसाब से आ रहा था वो रैंक 3 के ऊपर का रैंक था कि आप इतना तो हमेशा स्कोर करेंगे एवरेज, जो आपका हर एग्ज़ाम को अगर हमने कंसिडर करते हुए देखा था। और 85% स्कोर वी वर एंटिसिपेटिंग, जो आपका यहाँ पर में 289 मार्क्स आउट ऑफ 340 का आया है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया टेस्ट जो हमारे फुल लेंथ के जीटीज होते थे ना, ये उसके बेसिस पर एक एवरेज स्कोर हमने बनाया था कि आपकी 3rd रैंक उसमें कॉन्स्टेंटली बन रही है, और 289 मार्क्स आपके आउट ऑफ 340 यहाँ पर आपके आ रहे हैं। डॉक्टर ईशान इनके आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन से आपके एक्सीलेंट है, कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है, कितनी परसेंटेज आपकी एक्यूरेसी है। ये सारे के सारी डेटा पॉइंट्स के बेसिस पर यहाँ पर हमें एनालिसिस होता है कि किन पॉइंट्स को हमें और फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, बाकी एंडोडोंटिक्स एक्सीलेंट, एमपीजीके यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट सब्जेक्ट, ओरल पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग, पब्लिक हेल्थ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप देख पा रहे होंगे कि जिन जिन हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बने हुए थे यहाँ पे, ठीक है। डॉक्टर ईशान आई गेस ये दिस इज़ द लास्ट। हाँ, तो एक्चुअली वी वर एंटिसिपेटिंग अराउंड लाइक यू वर स्कोरिंग बिटवीन 300 to 320 मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। देखिए इंटरव्यू का तो नहीं आप पहले से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट स्टिल फॉर रिटन एग्जामिनेशन वी आर एंटिसिपेटिंग 300 to 320 एंड योर मार्क्स आर 311। तो काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी रही हमारे सिस्टम की भी, जिसने बता पाए कि इतने मार्क्स के बेच के आपकी रेंज रहने का अनुमान है। अभी हम सर डॉक्टर ईशान प्लीज़ उसको क्लोज कर दीजिए। हाँ, डॉक्टर अंजलि प्लीज़ थोड़ा अब आप बताएं, जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं कि हम पीएससी प्रिपेयर के लिए प्रिपेयर करें, तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए यहाँ पर मैं। और डॉक्टर संतोषनी मैम प्लीज़ आप पूछिए, आपकी जो सवाल आपके मन में है प्लीज़।
सबसे पहले डॉक्टर अंजलि, आपके और आपकी पूरी फैमिली को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आंटी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी बेटी अब एक सरकारी अफसर बनने वाली है। जब सबसे पहले इसने बताया तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत खुशी हुई। और डॉक्टर अंजलि के पापा को? वो तो नहीं। नहीं है मम्मी पापा, मतलब 2011 में एक्सपायर हो गए। अच्छा, सॉरी। तो जब इन्होंने बताया डॉक्टर अंजलि ने कि अब ये सरकारी अफसर बनने वाली है, तो इनके बारे में हम मुझे बताइए थोड़ा कि कैसे थे, बचपन से पढ़ने में कैसी थी और इन्होंने तैयारी कैसे करी? ये बचपन से ही इनके पिताजी का ख्वाब था कि अपनी बेटी को मैं डॉक्टर बना, और बचपन से ही ये पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे थे। इसके कारण से इनके भाई बहन भी अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। अभी इन्होंने तैयारी जो एमपीपीएससी का जो अभी इन्होंने रैंक 1 निकाला है, उसकी तैयारी कैसे करी है इन्होंने? ये तो वो ही बता सकते हैं। आपका भी बहुत योगदान रहता है। आप जब आपका क्या योगदान रहा? आपने कैसे सहयोग किए? इनके ऊपर बहुत सपोर्ट था अनेक। मम्मी का बहुत सपोर्ट, मतलब मम्मी का शुरू से ही बहुत सपोर्ट है मेरे को, हर चीज में, मतलब किसी भी चीज में कमी नहीं करी है कभी मम्मी ने। और पढ़ाई लिखाई में तो कभी किसी चीज में नहीं, बहुत सपोर्ट रहा है मम्मी का। तो डॉक्टर अंजलि, मुझे थोड़ा बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? कैसे मेडिकल डेंटल सब्जेक्ट्स के साथ जीके को आपने फॉलो किया? थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए मुझे। जी मैम। मतलब मैंने सबसे पहले पल्स के टॉपिक वाइज और जितने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लगाने शुरू करे। और साथ ही जैसे टूथ प्रैक्टो के टेस्ट हो रहे थे हर वीक इस सब्जेक्ट का एक, तो मैं उस सब्जेक्ट को पल से भी कवर कर रही थी और मैं अपने नोट से भी पढ़ रही थी। पहले मैं अपने नोट्स पढ़ती, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करती, फिर मैं पल्स के क्वेश्चन लगाती, और फिर पूरा एक बार में रिवीजन उस सब्जेक्ट का, और फिर जो भी वीकेंड में टेस्ट हो रहे थे टूथ प्रैक्टो के वो पढ़ती। तो आप टूथ प्रैक्टो से आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसने करी? नोट्स ने या लाइव टेस्ट ने या आपका व्हाट्सएप ग्रुप डिस्कशन जो होता था उसमें? किससे ज्यादा हेल्प मिली आपको? लाइव टेस्ट जो ऐसी लाइव टेस्ट से। तो आपको पल्स के क्वेश्चंस और जो टूथ के जो लाइव टेस्ट थे उसमें क्या डिफरेंस लगा? कैसे लगा आपको? क्वेश्चन कैसे हैं? मॉडरेट हैं, इजी हैं, या किस तरीके से उन क्वेश्चंस ने आपके फाइनल में हेल्प करी? मैम सभी प्रकार के क्वेश्चन थे, मतलब इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट, सभी प्रकार के क्वेश्चन थे टूथ प्रैक्टो में। और मतलब टेस्ट जब लाइव टेस्ट देते हैं तो अपन क्वेश्चन को मेरे को लगता है बहुत डिटेल से पढ़ते हैं, और फिर उस टेस्ट को जब एनालाइज करते हैं तो वो बहुत सही लगता है। मुझे लगता है गलती तो ठीक है हो जाती है, बट उस गलती को एनालाइज करना, कहाँ वीक हो रहा है, क्या पॉइंट वीक जा रहा है, फिर उस पे सही करना, तो वो मुझे लगा कि वो चीज़ बहुत अच्छे से हुई। मैंने अपनी गलतियों को एनालाइज बहुत अच्छे से करा टेस्ट सीरीज के थ्रू। तो किस तरीके से आपने उन गलतियों को सुधारा और कैसे वो आपका फाइनल में आप उसको ठीक कर पाए? मैम जैसे क्वेश्चन जो जो टॉपिक के मुझसे गलत हो रहे हैं, तो मैं उन टॉपिक को फिर से पढ़ रही थी, फिर से रिवाइज करती थी, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और फिर कोशिश करती थी कि मैं अभी इस टॉपिक का टेस्ट हो तो उसमें वो गलती ना हो मुझसे, जो मैं पहले कर तो चुकी हूँ। क्या आप उनको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से भी रेफर करते थे या जो हमारे ऐप में नोट्स दिए गए हैं उनको भी रेफर करते थे? किस तरीके से आप करते थे? मैम जैसे कोई क्वेश्चन लगा मुझे डाउट हो रहा है तो फिर मैं उसके लिए नोट्स भी देख लेती थी जो ऐप में थे, और फिर और भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रेफर करते हैं। तो आपने कैसे-कैसे टाइम दिया? मेडिकल सब्जेक्ट्स को कितना दिया? डेंटल सब्जेक्ट्स को और जीके को किस तरीके से आपने टाइम मैनेज किया? मैम मैंने तो मतलब जीके भी शुरू से ही पढ़ रही थी मैं, मतलब एंड तक आते-आते डेंटल सब्जेक्ट तो ठीक है, मैंने 3, 4, 5 बार रिवाइज़ करे ही, क्वेश्चन देते, टेस्ट देते-देते, पर मैंने जीके भी 4-5 बार रिवाइज़ करी है, एमपी जीके। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता था मुझे जीके पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा। अच्छा। तो जैसे कि अभी डॉक्टर रजत ने ये बताया कि आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसके बाद फिर आपने पीएससी की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी। तो क्या डिफरेंस था आपकी प्रिपरेशन में, नीट की प्रिपरेशन और पीएससी के प्रिपरेशन में? हाँ, मैम नीट की प्रिपरेशन में थोड़ा, और पीएससी की प्रिपरेशन, एक तो मतलब एमपी जीके का तो कोई वही नहीं है नीट में, तो और थोड़ा-सा लेवल मुझे ऐसा लगता है नीट का हाई रहता है, और उसमें मेडिकल सब्जेक्ट्स का भी इक्वली वेटेज रहता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है।
क्योंकि डेंटिस्ट्री में पूरे क्लिनिकल सब्जेक्ट रहते हैं, तो हम लोग वही काम भी करते हैं, तो चीज़ें रिवाइज़ काम के थ्रू भी हो जाती हैं, पेशेंट करते हैं तो। बट थोड़ा-सा मेडिकल सब्जेक्ट नीट में ज़्यादा रहता है, तो इसलिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट। तो आपने जीके को किस तरीके से टाइम दिया आपने, क्योंकि आप ऑलरेडी जेआरशिप कर रही थी, तो जीके में कैसे टाइम निकाला और बाकी मेडिकल सब्जेक्ट के लिए कितना-कितना टाइम डेली आपका क्या शेड्यूल रहता था? मैम जैसे मैं पहले तो डेंटल सब्जेक्ट पढ़ती थी, जो भी मुझे टॉपिक या सब्जेक्ट कवर करना है उसको करा मैंने। अब जब थोड़ा मैं थकने लगती थी तो मुझे लगता है थोड़ा-सा जीके उठा लो, तो जीके ऐसे रिवाइज़ या कहीं आ जा रही हूँ तो फिर जीके पढ़ने लगूँ, बस में ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं जाना-जाना हो रहा है तो यूट्यूब पे थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लो, सॉल्व कर लो, तो ऐसे में कहीं न कहीं वो जो कन्वीनियंस आपको एक फ़ोन पे क्वेश्चंस देने की हाँ, पड़ सकती नहीं है। बहुत कि कहीं भी हम ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो मेरा तो मोबाइल में जीके क्वेश्चन मैं सॉल्व करती रहती थी। तभी तभी आपने 97% करा है। दिस इज़ द की। मुझे जीके पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ ऐसा लगता है। मैं कह रहा हूँ कि आपने जैसे 2022 में ग्रेजुएट किया और आपका अभी एग्जाम जो क्वालिफाई 2025 में, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स आपने प्रिपेयर किया। उस बीच में आप डीमोटिवेट भी हुई होंगी, थोड़ा आपको कि है ना, बीच में लगा होगा कि आप मैं क्या कर रही हूँ, क्या तैयारी कर रही हूँ, तो वो फेज जो था आपने कैसे मैनेज किया? और बीच-बीच में डिमोटिवेशन तो होता रहता था बट स्टिल मुझे हमेशा से लगता था कि मेरा काम है मेहनत करना, मैं अपनी तरफ से जितना कर सकती हूँ करती हूँ, फिर आगे जो होगा देखेंगे। तो मैंने मतलब कभी डिमोटिवेट होकर पढ़ाई करना नहीं छोड़ दिया या फिर अपनी जो भी चीज़ें उसको काम करना नहीं छोड़ा, मैं उसमें लगी रहती थी। तो इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाऊँ या डिमोटिवेट हूँ। तो धीरे-धीरे ने आपकी फैमिली भी कैसे हेल्प किया आपको? अ, बहुत हेल्प करी मम्मी ने, भाई-बहन मेरे बहुत मोटिवेटिंग मतलब घर वालों से तो ऐसा है कि मैं बात कर कर रिलैक्स ही हो जाती थी, तो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आता था। मेरी बहन, मेरे भाई, मम्मी सब बहुत सपोर्टिव हैं घर में। बाकी आपकी लाइफ में टूथ प्रैक्टो का क्या रोल रहा? टूथ प्रैक्टो ने किस तरीके से आपके सिलेक्शन में हेल्प की? टूथ प्रैक्टो में तो मुझे सबसे ज़्यादा लगता है जो टेस्ट सीरीज़ का जो फ़ायदा मिला है मेरे को हर हफ्ते टेस्ट देने में जो मज़ा आता था और फिर गलतियाँ अपनी देखना, वो बहुत अच्छा लगा। और मैम आप लोगों से जब भी कोई डाउट रहा हो, पूछा है ग्रुप में या सर को मैंने कॉल करा है, तो हमेशा आप लोग बिल्कुल तुरंत बताते थे, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी टूथ प्रैक्टो की। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी मतलब मैंने जब टूथ प्रैक्टो ऐप इंस्टॉल करा था, जब तो एमपीपीएससी वगैरह की वैकेंसी भी नहीं आई थी, तो अ, मैं उस समय दिल्ली में एनएचएम वगैरह की वैकेंसी आई थी, तो उसकी जानकारी लेने के लिए मैंने काफ़ी जगह सबको मैसेज करा था, तो कोई उतना अच्छे से डिटेल नहीं बता रहा था। बट मैंने टूथ प्रैक्टो में जब इंक्वायरी डाली तो मुझे टूथ प्रैक्टो ने रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करा। मतलब काफ़ी जगह ऐसा रहता है ना जब हम उनको पेड करते हैं, तो ही वो सर्विस अच्छी है। आप लोगों की तरफ से मुझे मतलब मैंने जो इंक्वायरी पूछी उस समय मैं कोई स्टूडेंट भी नहीं थी टूथ प्रैक्टो की। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा है, तो मुझे वो चीज़ टूथ प्रैक्टो की बहुत अच्छी लगी थी। आपकी अभी तो टाइम पे बात हमारे क्या कहते हैं मेरी सही हुई थी, क्योंकि वो एट दैट टाइम आई टूक योर कॉल। मुझे अच्छे से याद है आपकी कॉल भी, जब आपने एनएचएम के बारे में पूछा था। और यूजुअली जो ये सारी कॉल्स होती है जिसमें स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, कौन से इंटरव्यू कैसे देने जाएँ, कैसे रहेगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो ये सब चीज़ें हम करियर गाइडेंस के अंदर हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि एटलीस्ट ये हो कि हमें जॉब आई है तो उसके बारे में जानकारी मिल जाए, टाइमली जानकारी मिल जाए और हम उसके लिए टाइमली प्रिपेयर होकर के जा पाए। अदरवाइज़ वैकेंसीज़ डेंटिस्ट्री में जैसे कि आपको पता है, सभी को पता है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आती है। बट अगर कोई वैकेंसी आई तो हमें वो वैकेंसी अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि आपको उस समय वो हेल्प करी कॉल, जो हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी। और डॉक्टर साहब, पर जी मुझे एक और चीज़ बताइए, जो हम लोगों ने आपके मॉक इंटरव्यूज़ लिए, उसने किस तरीके से आपको फाइनल इंटरव्यू में हेल्प करी? और कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए, कितनी हेल्प हुई आपकी उस इंटरव्यू में? मतलब जो मॉक इंटरव्यू हुआ था उससे तो मुझे पूरा मतलब एक वो हो गया था कि अब मुझे क्या पढ़ना मतलब बेसिक जितने आप लोगों ने क्वेश्चन थे वो सब कवर और फिर मैं कहाँ-कहाँ लैग कर रही थी, मुझे लग रहा था थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, वो सब चीज़ें। तो मैं पूरा बेसिक पढ़ कर गई, जितने क्वेश्चन मैंने अपना इंटरव्यू 3-4 बार देखा और सारे क्वेश्चन लिखे मैंने। वेरी और फिर उसको फिर बस मैंने 3-4 बार रिवीज़न करा इंटरव्यू से पहले अभी, क्योंकि तुरंत ही था इंटरव्यू के लिए भी अभी मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिला पढ़ने का।
मतलब क्योंकि जेआर शिफ्ट कर शाम को आना और फिर पढ़ना। तो पर उतने टाइम में भी मैंने जितना कवर कर पाई मैंने करा और फिर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था। तो इंटरव्यू में जो हम लोगों ने मॉक इंटरव्यूज आपके लिए और जो फाइनल इंटरव्यू लेबर डिपार्टमेंट में आपका हुआ, कितने क्वेश्चंस आपके रिपीट हुए, क्या आपको उस हमारे मॉक इंटरव्यू से फायदा हुआ उस टाइम के लिए? मतलब जितने भी बेसिक क्वेश्चन होते हैं डेंटिस्ट्री के क्लिनिकल प्रैक्टिस रिलेटेड आप लोगों ने भी क्वेश्चन पूछे थे और उन्होंने भी पूछे मतलब बेसिकली क्लिनिकल क्वेश्चन सारे। तो मुझे बहुत हेल्प लगी क्योंकि मैंने पढ़ कर गई थी वो सब चीजें। डॉक्टर अंजलि क्या अच्छा स्टेप तो आपने क्या बाकी सॉरी डॉक्टर संतोषनी मैम आपने क्या बाकी कैंडिडेट्स के भी मॉक इंटरव्यूज देखे थे? उनके वीडियोस भी हमने वहाँ पे अपलोड करी थी, डॉक्टर अदिति एंड ऑल बाकी सब लोगों के भी थे। और 8-10 लोगों की मैंने मॉक इंटरव्यू देख कर गई थी। तो ऐसे तो जो क्वेश्चंस आपने मॉक इंटरव्यू में नहीं आप आंसर दे पाए थे, प्रिपेयर कर पाए थे, वो आपने कुछ अलग से उसको प्रिपेयर किया, या मॉक इंटरव्यू जो हमने आपका कंप्लीट ले लिया उसके बाद आपने क्या तैयारी करी इंटरव्यू से, फाइनल इंटरव्यू से पहले? मैंने वही पहले तो अपने सारे क्वेश्चन लिख लिए। उनको ये 2-3 बार मैंने अच्छे से उनके आंसर प्रिपेयर किए इंटरव्यू के लिए। और फिर मैंने थोड़ा-सा बेसिक जो जीके और डेंटल के टॉपिक्स थे, वो सब मैंने पढ़ने शुरू कर दिए क्योंकि इंटरव्यू डेट आ गई थी तो मैंने मतलब जितना भी टाइम मुझे मिल रहा था मैंने बेसिक सारे क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ने शुरू कर दिए। तो सर बस यही। हमें लग रहा है कि डॉक्टर आपकी मदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थक रही होगी इस टाइम पर में, काफ़ी देर से ना। हाँ, पूरे दिन भर का आप आराम से आंटी जी रिलैक्स कर लीजिए, ठीक है? हम लोग अभी थोड़ा सा और स्ट्रैटेजी हो रहे हैं, समझेंगे। बाकी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी 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 जी। हाँ जी। डॉक्टर अंजलि प्लीज़ आप थोड़ा सा बताएंगे कि जो लाइव टेस्ट आप दे रहे थे यहाँ पर में हर वीकली लाइव टेस्ट जो हो रहे थे, तो डिड यू यूज़ टू फील लाइक कि रैंक जो आ रही है मेरे को, क्या वही रैंक मुझे फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेगी, या फिर ऐसा कुछ मन में डाउट था कि नहीं रैंक से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ अपने स्कोर को फोकस करना है? कैसे है कि वहाँ पे आप कैसे डील कर रहे थे कि कई बार मन में रहता है कि हमारी रैंक अच्छी आ रही है नहीं आ रही, कभी कभार रैंक डिप भी हो गई थी, मैंने आपकी रैंक्स देखी कई बार, एक बार आपके टेस्ट में रैंक 13 भी आई थी। तो वो क्या रैंक आपके लिए मोटिवेशन देती थी, या फिर इट वाज जस्ट अबाउट कि आई एम लर्निंग, आई एम डूइंग माय जॉब? सर मैंने रैंक तो देखी ही नहीं किसी टेस्ट में अच्छे से। मेरे को ये था कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, मेरी गलती कहाँ हो रही है, मुझे सिर्फ यही जानना था। रैंक और नंबर से मैंने उतना वही नहीं किया। मैं सिर्फ ये थी कि मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है और मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और फिर से उसमें इम्प्रूव करना है, ताकि आगे फिर से वही गलती ना करूँ मैं। जी जी जी। तो मैंने अच्छे से देखा ही नहीं टेस्टों में। डॉक्टर अंजलि आपकी ये सफलता बहुतों के लिए जैसे कहते हैं टॉर्च बेरर का काम करता है, तो वो टॉर्च बेरर का काम आपने करा है और इससे बहुत लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी और राह भी मिलेगी कि भाई कैसे तैयारी करनी है और कैसे और आप अपनी ड्यूटी के साथ अपनी नौकरी के साथ कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये जानना चाहूंगा जैसा कि हम अभी यूपी के अंदर तैयारी कर रहे हैं, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के बच्चे तैयारी कर रहे हैं और आपने जैसे 31 दिसंबर 2024 को राइट डॉक्टर रजत सर उस दिन नोटिफिकेशन राइट नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन के बाद, हाँ राइट, नोटिफिकेशन के बाद 12 अक्टूबर को हमारा एग्जाम हुआ। तो इन 10 महीनों के अंदर जो कहता है ना कि जैसे बहुत लोग रिलैक्स हो गए, जनवरी में हमें पता चल गया कि हमारा एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। तो इस 10 महीने के रिलैक्सेशन को आपने कैसे लिया? बहुत लोगों को लगता है कि यार 10 महीने आराम से तैयारी कर लेंगे, इस चीज को समझाइए। सर मेरे को तो मतलब 10 महीने का टाइम इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मैं हॉस्पिटल भी जा रही थी तो मुझे तो यही लगता था मुझे तो पढ़ने के लिए कम ही टाइम मिल रहा है, मैं तो सिर्फ रात को ही पढ़ पा रही हूँ 3-4 घंटे। कोई इंस्पिरेशन कोई इंस्पिरेशन चीज जो आपको हमेशा मोटिवेट करती रहती थी कि भाई पढ़ना है, अभी 10 महीने कम है? सर मेरे को तो टाइम कम ही लगता है पढ़ाई के लिए मतलब रिटर्न आप होता है देखिए क्या है कि कर रही थी और फिर से मुझे मिनट नहीं मिलता था पढ़ने के लिए तो मेरे को लगता ही था कि कम ही पढ़ रही हूँ, मैं कम ही पढ़ रही हूँ। क्या अभी जैसे यूपी के अंदर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि एग्ज़ाम जो है जनवरी में इनका अभी पॉप फिलिंग का एग्ज़ाम जो है 25 अक्टूबर को हो रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में है कि अब तो बहुत टाइम है हमारे पास, तो टाइम ही टाइम है।
और क्या कहते हैं एग्ज़ाम के बाद प्रिपेयर करेंगे, नीट एमडीएस का जब 2 मई को एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये राइट स्ट्रैटेजी रहेगी उनके लिए जो अभी ऐसा सोच रहे हैं और जो ये वीडियो बाद में देखने वाले हैं उनके लिए कि व्हाट शुड बी राइट स्ट्रैटेजी यहाँ पर में? सर मुझे लगता है कि पढ़ाई अगर हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंटिन्यू करनी चाहिए, लैग नहीं आना चाहिए। डेली ही पढ़ना चाहिए, भले ही हाँ थोड़ा-सा कम कभी नहीं अच्छे से टाइम मिल पा रहा है, बट मतलब पूरा छूटे ना, क्योंकि फिर अगर एक बार लैग हो जाता है तो बहुत दिक्कत होती है कवर अप करने में। और इसी चीज़ के लिए मुझे ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह जॉइन करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आपके टेस्ट हो रहे हैं तो आप जुड़े रहते हो। एकदम से गैप नहीं आ पाता है कि इतना टाइम बचा है तो ठीक है देख लेंगे, नहीं। अब वो टेस्ट होगा जब होगा, अभी टेस्ट सीरीज़ वाला टेस्ट तो अगले हफ्ते देना है उसको। जी। बिल्कुल डॉक्टर। डॉक्टर एक्चुअली मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा क्योंकि जैसे काफ़ी बच्चे हैं क्या शेड्यूलिंग जैसे कि जो प्रैक्टिस में शेड्यूल बनाया उसको वो लगता है कि आपको ठीक शेड्यूल था? 7 दिन 10 दिन पर्याप्त समय था आपके पास पढ़ने का जैसे क्योंकि हर सब्जेक्ट के हिसाब से टाइम दिया गया था। जो बड़े सब्जेक्ट थे उनमें ज़्यादा टाइम दिया गया, छोटे सब्जेक्ट थे उनमें कम टाइम दिया गया। वाज़ इट यूज़फुल फॉर यू? यस सर, इट वाज़ वेरी यूज़फुल फॉर मी, बिकॉज़ मैंने जो टूथ प्रैक्टो का शेड्यूल था उसी के थ्रू मैं अपने सब्जेक्ट कवर कर ली थी सारे। और टूथ प्रैक्टो ने आई थिंक सब्जेक्ट वाइज़ टेस्ट भी 2-3 बार ले लिए थे, तो मेरा उसी के थ्रू मतलब 2-3 बार मैंने रिवीज़न भी कर लिया था। थ्योरी, क्वेश्चंस, पल्स का उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कोई भी सब्जेक्ट का अगर टेस्ट होना है इस वीक तो मैं उसको पूरा रिवाइज़ करूँगी थ्योरी के थ्रू भी और पल्स के क्वेश्चंस के थ्रू भी। तो डॉक्टर अंजलि एक क्वेश्चन मेरा अभी अभी मेरे फोन पे ब्लिंक करा है कि स्टूडेंट का क्वेश्चन है क्योंकि आप डॉक्टर अंजलि से बात करो तो ये जरूर पूछिएगा हाउ टू कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे बिकॉज जितने भी हम तैयारी कर रहे हैं हमारी सारी तैयारी फोन पे हो रही है लैपटॉप पे हो रही है आईपैड्स पे हो रही है तो एट द सेम टाइम वी आर लुकिंग फॉर दी आप हम तो प्रैक्टिस को देख रहे हैं और साथ में व्हाट्सएप ब्लिंक करता है ऊपर तो हाउ टू मैनेज दैट सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं इतने मैसेज देखती ही नहीं हूँ, मतलब 2-3 दिन में एक बार ग्रुप खोलती हूँ जब देखती हूँ मैसेज। तो मतलब इतना बहुत मोबाइल फ्रीक तो नहीं हूँ मैं, बहुत कम ही यूज़ करती हूँ। पर हाँ, टेस्ट सीरीज़ मैंने मतलब मैं अपने टेस्ट वगैरह लैपटॉप से देती थी बेसिकली। कहीं बाहर ट्रैवल या वगैरह कर रही हूँ तो फिर मोबाइल में मैं दे देती थी। नहीं तो मैंने अपने सारे टेस्ट लैपटॉप से दिए थे सर, तो अच्छा डॉक्टर अंजलि आपको क्या लगता है कि आजकल की दुनिया में जो हम टेक कहते हैं टेक सेवी हो गए हैं राइट इज इट राइट वर्ड डॉक्टर मुझे है सही टेक सेवी तो क्या ये पढ़ाई में हेल्प करता है जैसे हम लोग पुराना हमारा जो डर रहा था कि हम एक किताब उठाते थे और उसमें से जैसे कुछ प्रैक्टो ने मेरे ख्याल से पहली बार ये चीज लाई थी पीएससी पेपर्स के अंदर कि हम एक ऐसा सेटअप बनाए जहाँ पे लोग पीएससी को ज्यादा जान नहीं पाते हैं पीएससी के बारे में कुछ पता नहीं है और हम क्यों ना एक ऐसा क्वेश्चन बैंक बनाए जिससे कि आप चाहे ट्रैवल कर रहे हैं चाहे फोन में है चाहे आप और उसमें ये भी एक ऑप्शन डाला कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं आ रहा तो आप पेपर को डाउनलोड कर लीजिए राइट तो तब भी आप उस ऐप पे काम कर सकते हैं तो क्या ये यूजफुल है आज के टाइम में हाँ सर, यूज़फुल तो बहुत है, मतलब बहुत हेल्प होती है। क्योंकि स्टिल तो मतलब बुक से क्वेश्चन लगाना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है एज़ कम्पेयर टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में तुरंत करो और मुझे ऐसे लगता है एप्लीकेशन में मैं बहुत डिटेल में पढ़ पाती हूँ क्वेश्चन। बुक में इतना डिटेल में नहीं पढ़ पाती, मतलब पज़ल जैसे सॉल्व करती हूँ तो उसमें सब लिखा रहता है एक्सप्लेनेशन कहीं न कहीं, तो उतना नहीं। इसमें मतलब एप्लीकेशन में टेस्ट देने में मज़ा आता था फिर। एक क्वेश्चन और अभी आया है कि मैम हमारी रैंक अभी कम आ रही है क्योंकि एक तो प्रैक्टो में हर टेस्ट के बाद एक रैंक दिया जाता है जो कि नेशनल रैंक देते हैं हम सारे बच्चों के कोर्स के एनालिसिस पे तो इस वजह से बच्चे आपस में अपने कहते हैं कि जब रिजल्ट आउट होता है तो आपस में भी उनके अंदर प्रतिस्पर्धा होती है कि यार वो मेरा ही बैचमेट है वो मेरे से आगे है और मैं पीछे चल रहा हूँ क्या है प्रतिस्पर्धा करना ठीक है और अगर ठीक है तो उसको मतलब कैसे उसको कोप अप करना है कि भाई ठीक है अगर अब मेरे मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो कोई बात नहीं मुझे लगे रहना है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हाँ सर, मतलब मेरे को तो जो लगा है, मतलब मैं अपने लिए बताऊँ तो मेरे को ऐसा लगा है मैंने कभी किसी से कंपेयर नहीं करा कि ठीक है उसकी टॉप रैंक आ रही है, मेरी कम आ रही है, मेरी ज़्यादा आ रही है, उसकी कम आ रही है। मैं सिर्फ़ अपना देख रही थी कि मैंने अपने मतलब टेस्ट में पहले से कितना सुधार किया या मेरी क्या गलती हो रही है। तो मेरे को लग रहा था मैं मतलब खुद की गलतियाँ मैं सुधार कर उसको सही करूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू हम किसी से मतलब
उतना कंपेयर करे कि उसकी रैंक इतनी क्यों आ रही है, इतनी का मेरे पास भी काफ़ी टूथपिक के पार्टिसिपेंट के मैसेज आते थे जब मेरी टेस्ट में रैंक आती थी। जी। तो मैंने कहा तो अपनी रैंक ही नहीं देखती यार, मैं ये देख लूँ मैं गलती अभी कहाँ कर दी हूँ। एक अभी क्वेश्चन आया है डॉक्टर इशिता का। डॉक्टर इशिता पूछ रही, मैम कितने घंटे पढ़ती थी, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी है पीएससी एग्जाम के लिए? सर अब ऐसा था कि 9 से 2 तो मैं ओपीडी देखती थी। फिर 2 से 5 आती थी मतलब घर वापिस, तो थोड़ा बहुत रेस्ट, फिर 5 से 6 ओपीडी जाना रहता था। जी। तो मतलब मेरे को पढ़ाई का टाइम ही शाम को 7 बजे के बाद ही मिल जाता, उसके पहले तो मैं पढ़ ही नहीं पाती थी। राइट डॉक्टर जी, यानी हमने बहुत कम टाइम में सारी चीजों को आपने एनालाइज करा और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से प्लान करा, राइट? कि आपने हर चीज को टाइम दिया। डॉक्टर अंजलि, एक्चुअली एक चीज, एक डॉक्टर एक दो क्वेश्चन की भरमार होगी, सॉरी आई एम प्लीज प्लीज रहने इसे उनको डॉक्टर अंजलि के इस सेशन के लिए सब बहुत बेताब है, तो मेरे पास सारे क्वेश्चंस उन्होंने भेजे, सर ये क्वेश्चन प्लीज जरूर पूछ लीजिएगा। डॉक्टर अंजलि, जीके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये शुरुआत से ही कही जा रही थी कि एमपी के अंदर, क्योंकि आपको जीके के अंदर अलग क्वालिफाई करना और डेंटल के अंदर और डेंटल प्लस मेडिकल के अंदर अलग क्वालिफाई करना है। और बहुत लोग इसी वजह से मेरे डेंटल का स्कोर अच्छा रहा पर जीके के अंदर कम काम करा। जीके को कैसे आपने स्ट्रेटेजाइज करा और टूथ पैक्टो का क्या हेल्प था आपकी जीके की तैयारी के अंदर? क्या टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जो जीके के पूछे गए वो फाइनल पेपर में थे? हाँ सर, मतलब कुछ परसेंट तो थे क्वेश्चन टूथ प्रैक्टो के, क्योंकि मैंने जीके के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। और मैंने जीके में मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि एमसीक्यू के थ्रू करा है, मैंने जीके की भी थ्योरी पढ़ी है जी, और करंट अफेयर की भी थ्योरी पढ़ी है, और फिर टूथ प्रैक्टो में क्वेश्चन सॉल्व करे, तो वो बहुत हेल्पिंग था सर। मतलब मैं मेन पेपर जो एग्जाम था उसके पहले भी मैं टूथ प्रैक्टो के जीके क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। बहुत बढ़िया। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। डॉक्टर अंजलि, हम थोड़ा ये जानना चाह रहे थे कि जैसे आप लाइव टेस्ट देते थे, लाइव टेस्ट में कई बार हमारे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो उन गलतियों को कैसे आप सुधारते थे? उनको कैसे आप कहीं पे यूज टू मेंटेन अ डायरी जहाँ पर आप लिखते थे उन क्वेश्चंस को, उनके आंसर्स को, उनके एक्सप्लेनेशन, कैसे वो आप तो उनको मेंटेन मेंटेन करते थे कि वो दोबारा? सर मतलब जैसे कि टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो मैं अपने नोट्स में वो टॉपिक लिख लेती थी, और फिर मैं उस टॉपिक को मतलब 2-3 बार रिवीजन करती थी। जैसे एक बार कर लिया, फिर 3-4 दिन में दोबारा कर लिया, और फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करती थी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो सर मैंने ऐसे मतलब वही है, मैंने मेरे को एक चीज जो लगी, मैंने अपनी गलतियों को इस बार ज्यादा एनालाइज करा है, तो आगे ना हो। तो एक सवाल। कहीं डॉक्टर एक क्वेश्चन और आगे पॉपअप, सॉरी मैं वही जो डिस्टर्ब कर देता हूँ। यूपीपीएससी ग्रुप से, जो कि यूपीपीएससी का बैच चल रहा है, ऑनगोइंग है, उससे क्वेश्चन आया कि मैम मैं तैयारी अच्छी करती हूँ, टेस्ट में भी सही मार्क्स आ जाते हैं, पर एट द एंड जब मैं पेपर पे बैठती हूँ तो बड़ा स्ट्रेस तब वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाता है और मैं ब्रेक डाउन हो जाता है मेरा। उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? क्या आप मेडिटेशन भी करते थे? हाँ सर, मैं प्रेयर वगैरह करती हूँ थोड़ा, जी। तो वो चीजें हेल्पिंग होती हैं, थोड़ा टहलना। और मैं एक चीज में मतलब खुद अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा अच्छा मानती हूँ, तो मैं अकेले रहना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो सर वही है। डॉक्टर प्लीज आप पूछ लीजिए मेरे। नहीं नहीं सर, डॉक्टर अंजलि, जैसे कि आप ने पूरे 10 महीने की जर्नी थी, ये पूरी जो हमारी एग्ज़ाम की जर्नी थी, तो क्या होता है कि आखिरी के वीक में, आखिरी के जब 10-12 दिन एग्ज़ाम में बचे होते, तो हमारे मन में सवाल होता है कि उस टाइम पे हम क्या पढ़ें? क्या हम सारे नोट्स को पढ़ें उस समय, हम तब जाके पूरी पूरी अपने किताबों के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, या फिर हम उस टाइम पर में क्या एग्जैक्टली चीज़ को फॉलो करें? स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को तो देखिए पढ़ने का समय है नहीं, तो आप उस टाइम के लिए क्या आपने नोट्स प्रिपेयर करे थे, या फिर कैसे आपने वो आखिरी के दिनों में रिविजन करा था अपने पूरे सिलेबस का? सर मुझे याद है कि जो आखिरी के टाइम में टूथ प्रैक्टो की डेली टेस्ट सीरीज टेस्ट चल रहे थे, ग्रैंड टेस्ट का, तो वो मैं टेस्ट देती थी। सबसे पहले मैं सुबह उठकर वो टेस्ट ही देती थी। पूरे दिन भर के लिए मुझे पढ़ने के लिए मटेरियल मिल जाए, मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ गलती हो रही है, तो मैं वो टेस्ट देती थी। और फिर जो टॉपिक कोई गलत हो रही, अभी भी जो टॉपिक छूट रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो फिर मैं उसको रिवाइज करती थी। और और फिर दूसरे दिन
जो आपने पुराना जो पढ़ा है उसके लिए आपने कुछ रिवीजन उसकी कैसे करी थी, उनको कैसे रिवाइज किया था आखिरी के दिनों में? हाँ सर, मैंने कॉन्फ्रेंस के थ्रू मतलब टू प्रैक्टो के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन डाले थे ना, मैं उन्हीं को रिवाइज करती थी। अच्छा, आपने लास्ट में सारे टॉपिक पे टेस्ट को दोबारा से सॉल्व किया था। ठीक है। डॉक्टर अंजलि, जैसा कि आप हमारे इंटरव्यू, ये तो बात हो गई रिटर्न की, अब बात करें थोड़ी सी इंटरव्यू की। आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम में भी थी। इंटरव्यू प्रोग्राम वाज टेकन बाय डॉक्टर संतोषी मैम, मी एंड डॉक्टर रजत। इंटरव्यू प्रोग्राम की क्या खास बात लगी जो आपको लगता है कि आपको इंटरव्यू में उसने हेल्प करी? क्योंकि आपके पास से स्पेशल एक रिक्वेस्ट भी आई थी डॉक्टर रजत को कि सर मेरा इंटरव्यू भी आ रहा है, तो प्लीज कंसीडर माय रिक्वेस्ट इज लाइक आप पहले उसे एंटरटेन करें। तो आपको क्या लगा कि इंटरव्यू में ऐसी क्या खास बात थी? कितने घंटे का वो मॉक इंटरव्यू आपका रहा और उसको कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, ये बाकी लोग जानना चाहते हैं। सर मतलब इंटरव्यू में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि ना टूथ प्रैक्टो ने वेट नहीं किया कि जब डेट आएगी इंटरव्यू की, जब लेना शुरू करेंगे। टूथ प्रैक्टो ने रिजल्ट आया और 1 महीने के अंदर इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। और मेरा फर्स्ट या सेकंड ही मॉक इंटरव्यू था, तो हुआ। और मतलब मेरा 1.5-2 घंटे का कुछ इंटरव्यू था। उस दिन आप लोगों ने जितने भी मतलब डेंटिस्ट्री के जनरल टॉपिक्स हैं, क्लिनिकल टॉपिक्स हैं, सबसे क्वेश्चन पूछ डाले। तो मुझे पता चल गया कि मुझे क्या-क्या चीज़, क्योंकि अभी रिटन एग्ज़ाम के बाद थोड़ा-सा पढ़ाई में गैप हो गया। फिर पता चल गया कि अभी क्या-क्या पढ़ना है। और फिर सर जैसा मैंने बताया कि मैंने अपने ही इंटरव्यू को 2-3 बार देखा। तो मैंने उसमें सारे क्वेश्चन लिखे, जितने भी आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे। आई थिंक कुछ 110-20 कुछ क्वेश्चन अभी भी मेरे पास लिखे हैं पीडीएफ में, जो-जो आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन आगे पूछे। हमने ब्रेकआउट करा है, एक ब्रेकआउट करा है जब आपका इंटरव्यू, तो उसके बाद हमने उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी देना चालू करी। 536 क्वेश्चंस वर आस्क्ड, सो वी इंटरव्यू। इन डॉक्टर अंजलि वर्मा का ना सर पूरा ट्रांसक्रिप्ट हमने, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा हमें काफ़ी अभी रिसेंटली डॉक्टर ईशान ने ज्वाइन किया, हु इज़ वर्किंग एज अ टेक्निकल स्टाफ इन आवर कंपनी। तो हु वाज एबल टू लाइक टेक आउट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द इंटरव्यूज। तो उन्होंने बताया कि ऑन एन एवरेज यू आर आस्किंग अराउंड 200 टू 500 क्वेश्चंस का एक एवरेज रहता है हर इस कैंडिडेट के अंदर में। तो आपकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट, सारे क्वेश्चंस पूरे हमने उसको जॉट डाउन किया है, एंड वो सारी ट्रांसक्रिप्ट भी हम शेयर करेंगे। अभी आपका मॉक इंटरव्यू हम रिलीज़ करेंगे तो उसके अंदर पूरा वो देखने को मिलेगा कि वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। तो वो जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, तो क्या आपने उन क्वेश्चंस को डिड यू फाइंड आउट कि जब आप मॉक इंटरव्यू के बाद फाइनल इंटरव्यू देने गए थे आयोग में, ऑन दैट डे व्हाट वाज योर फीलिंग? यानी कि व्हाट वर यू गोइंग थ्रू? गूज बम्स थे, फियर था, एंजाइटी थी, या कैसा, हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट डे? मतलब मेरे को एंड आते-आते ऐसा हो जाता है कि सारी फीलिंग खत्म हो जाती है। पूरा टूट जाएगा। मैंने 1 दिन पहले ही इंदौर चली गई थी और फिर रात को मैंने तो थोड़ा रिवाइज़ कर रही थी। अब पढ़ने की हिम्मत तो बिल्कुल बची नहीं थी, सो गई। सुबह उठकर प्रेयर वगैरह कर कर बाकायदा मैं गई एमपीपीएससी ऑफ़िस। और मतलब 3 कैंडिडेट थे हम। इंटरव्यू हमारा काफ़ी लेट हुआ है, हम पहुँच गए थे 9 बजे, पर हमारा इंटरव्यू 1 बजे अराउंड हुआ है, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल चल रहा था। तो मैं सब नॉर्मल बैठे थे, क्योंकि सब उन्होंने बाहर रखवा लिया था जितना भी मोबाइल वगैरह था। तो बैठे थे, बस कुछ भी मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, जो होगा। डॉक्टर समृति का मैसेज आया, मैम कितने लोग थे पैनल में, क्या था माहौल था, थोड़ा सा बताएं हमें, ये पता लग जाएगा तो थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये एक बताएं कितने लोग थे पैनल में और कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या पूछा? सर 3 थे, मतलब 3 मेंबर थे पैनल में। एक चेयरमैन सर थे, शायद एमपीपीएससी के चेयरमैन थे, और 2 डेंटल सर्जन थे। तो मैं जैसे ही अंदर गई तो मैंने सबको ग्रीट करा और फिर मैं बैठी, तो जो सर जो शॉर्ट वाला डैफ था ना एलपीपीएससी का, उन्होंने मेरा पूरा डैप पढ़ा था, शॉर्ट वाला। तो उन्होंने पूरा देखा कि आपने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से पढ़ाई करी है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एमपी में और कहाँ है डेंटल कॉलेज, ये मैंने बोला सर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज तो अभी तक एक ही है एमपी में। और फिर ऐसे ही जनरल क्वेश्चन करे, आपने अभी तक क्या-क्या काम करा है हॉस्पिटल्स में, कितनी पर डे ओपीडी कर रहे हो, ये सब पूछा। और डेंटिस्ट्री में क्या-क्या प्रैक्टिस करी है, तो मैंने ये सब पूरा बताया अपने एक्सपीरियंस। उन्होंने मेरा देखा भी कि मैंने 2 साल पहले वहाँ सिविल हॉस्पिटल में काम किया है।
और अभी मैं जूनियर रेसिडेंसी कर रही हूँ जेएमसी में। तो हाँ सर, पूरा हॉस्पिटल इछावर में थे ना? जी सर। तो फिर उन्होंने मेरा पूरा मतलब डैफ अच्छे से देखा था उन्होंने, कि मतलब उनको लग रहा था कि ये है कैंडिडेट। फिर डेंटल सर्जन जो थे दो, उन्होंने तो एक मैम शायद ओएस की थी, तो उन्होंने मुझसे पूरे ओएस के क्वेश्चन पूछे, जितने मतलब एक्सट्रैक्शन और सिस्ट, ट्यूमर, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, और भी सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब अच्छे खासे 10-15 क्वेश्चन उन्होंने पूछे, और फिर एक और भी डेंटल सर्जन थे, उन्होंने भी क्वेश्चन पूछे मुझसे अराउंड ऐसे 10-15। तो मेरे को एक मतलब इंटरव्यू में आप लोगों ने जब मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, तो मुझे एक चीज को समझ में आई थी, सिर्फ कीवर्ड बोलने हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगा भी नहीं कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरा इंटरव्यू बहुत कम हुआ है, मतलब 15-20 मिनट इंटरव्यू दिया। पर मैं जब क्वेश्चन बता रही हूँ, मतलब मेरे कलीग बोलते इतना कुछ पूछा है, और मेरे को लगा जब भी मेरा इंटरव्यू इतना कम कैसे हो सकता है। रैपिड फायर राउंड हो जाता है, रैपिड फायर राउंड। आप ऑलरेडी 3 घंटे इंटरव्यू दे चुके थे। ज्यादा क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं करे मुझसे जी, कुछ भी पूछ रहे हैं तो मैंने कीवर्ड बोला, तो वो मतलब अच्छा था इंटरव्यू। तो मुझे इंटरव्यू देखकर ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया। जब उसके पहले तो कुछ नहीं फील हो रहा था, बट जब इंटरव्यू देकर निकली तो अपना इंटरव्यू, तो मेरे को लगा कि थोड़ा ठीक गया है। अब देखते हैं आगे क्या थोड़ा क्या बहुत ठीक हो गया, रैंक 1 आप ले आए तो थोड़ा कह देते बहुत ठीक है। सर शी स्टिल कंप्लेनिंग कि काश मैं दिसंबर, मैंने जैन 18 को ज्वाइन किया, मैं अक्टूबर में ज्वाइन कर ली थी तो ज़्यादा अच्छा रहता। और अभी बहुत सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे अभी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ही सोचते हैं कि सर अभी तो बहुत टाइम है, अभी ज़रूरत क्या है, अभी तो 10 महीने बाद एग्ज़ाम है, हम 9th मंथ पे ज्वाइन करेंगे। कि टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। मेरे को ये एमपीपीएससी की 10 महीना बिल्कुल भी नहीं पता चले कब बीत गया। जी हमारे लिए भी ये टाइम बहुत है, टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलता है। हमारे लिए भी सेम एक्सपीरियंस है कि 10 महीने आप सभी लोगों के साथ में, ऑलमोस्ट 10 महीने से ज़्यादा, अब तो 1 साल से ऊपर हो गए हैं। तो 1 साल का जो सफ़र है वो कब स्टार्ट हुआ, फॉर्म फिलिंग से। फॉर्म फिलिंग की हमने वीडियो डाली एंड आप सब ने काफ़ी लोगों ने उनको प्यार दिया, फॉर्म फिलिंग की वीडियो देखी, एंड देन आज हम रिजल्ट तक पहुंच पाए। मैं डॉक्टर अंजलि एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कोई एक ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि काश कि आपने वो डे 1 पे अपने आप को अगर आपको बताना होता, लाइक इफ़ एन अंजलि डॉक्टर अंजलि इज़ वर्किंग स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर हर प्रिपरेशन, तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे यू टू योर यंगर सेल्फ जो अभी 1 साल पहले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है? क्या पीस ऑफ एडवाइस आप सबसे देंगे? पहले जो भी अपने डेंटल के सब्जेक्ट या जो भी मतलब टोटल अपने सब्जेक्ट्स हैं डेंटल या मेडिकल, तो उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट बनता है अपन को, तो क्वेश्चन पेपर भी होगा तो अपन ऑलमोस्ट चांसेस है कि 80-90% क्वेश्चन सही ही करेंगे। बट अगर ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे वो ज़्यादा सही नहीं लगता है मेथड। मुझे कई मेरी हमेशा से ही है कि मैं अपनी नोट्स पहले बनाती हूँ, उनको रिवाइज करती हूँ, फिर मैं पल्स के क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। कहीं न कहीं क्या है कि अभी फ़िलहाल डेंटिस्ट्री में हम देख रहे हैं कि सभी स्टूडेंट्स को बस एक ही चीज़ बताई गई है कि आप पल्स लीजिए, क्वेश्चन को रट लीजिए, पल्स लीजिए, क्वेश्चन रट लीजिए। एंड बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 19,000 क्वेश्चंस है पल्स में, आप नहीं रट सकते हो। सब इम्पोर्टेंट भी नहीं है, आपको याद भी नहीं रहने वाले, और कहीं न कहीं वहीं पर में ही आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा, आपका ऑप्शन चेंज होगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी और आप वहीं पे आंसर नहीं कर पाएँगे, और फिर आप बोलेंगे कि पल्स में से तो कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। ठीक है? इसलिए कॉन्सेप्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को गो थ्रू करना इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं ज़रूर एक बार चाहूँगा डॉक्टर संतोषनी मैम का कि उन्होंने जो इतनी मेहनत करी है पीएससी के पेपर्स बनाने में, आपके लाइव टेस्ट बनाने में, आप प्लीज़ डॉक्टर साहब एक बारी प्लीज़ बताइए कि पीएससी पेपर जब आप बनाते हैं तो क्या माइंडसेट होता है एज एन एजुकेटर कि स्टूडेंट्स को हम क्या डिलीवर करें, पीएससी पेपर्स हम क्या लाइव टेस्ट हम क्या क्या उसमें डालें, पूछे उनसे, प्लीज़ उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। जब भी कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है तो पल्स तो करता ही करता है। तो हमें ये तो पता होता ही है कि स्टूडेंट पल्स करेगा ही करेगा। ठीक, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो नीट हो या फिर पीएससी हो, किसी भी एग्जाम के लिए। तो हमारी जो स्ट्रेटजी थी ये थी
कि हम पल्स तो स्टूडेंट कर ही रहा है, प्लस हम अपने ऐप में भी टॉपिक वाइज में हम दे ही रहे हैं। तो हम जो रिसेंट ट्रेंड देख रहे हैं पीएससी में, जो हमने अभी बिहार पीएससी में देखा, झारखंड पीएससी में देखा, कि न्यू क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर किए गए हैं, जो एक्सप्लेनेशन से प्रिपेयर किए गए हैं, वो चीजें हमने, वो क्वेश्चंस हमने ज्यादा ट्रेंड में देखे। तो मैंने वही ट्रेंड को फॉलो करके मैंने इनके पीएससी के जो एमपी पीएससी के जो लाइव टेस्ट बनाए, उसमें उस तरीके से इनका लेवल रखा कि इनको एटलीस्ट इनका लेवल इतना रहे कि पीएससी ने अगर ऐसे टफ क्वेश्चन ये इससे इजी आए तो ये लोग इजीली कर पाए। तो उस तरीके से जैसे कि हमारे लाइव टेस्ट में से कितने क्वेश्चन, मोर देन 40 आई थिंक रिपीट 42 क्वेश्चंस अराउंड लाइक टेस्ट से, आउट ऑफ 100 क्वेश्चन जनरल से रिपीट, और 28 क्वेश्चन जीके के अंदर में रिपीट हुए हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चन जो जीके पूछे गए। जी, जी। तो मेरा माइंडसेट वही था कि स्टूडेंट को इस तरीके से प्रिपेयर किया जाए कि उनका लेवल जो हो इतना हो कि पीएससी का एग्ज़ाम भी उनको ईज़ी लगने लगे, ठीक है? तो हमारी तैयारी उसी तरीके से हमने कराई गई, लाइव टेस्ट को उसी तरीके से बनाया गया ताकि वो ज़्यादा टफ भी ना रहे और ज़्यादा ईज़ी भी ना रहे, कि स्टूडेंट के यहाँ स्कोर आ रहे हैं और फाइनल में सिलेक्शन ना हो पाए, ठीक है? तो कुछ स्टूडेंट्स जो थे थोड़े डिमोटिवेट भी हुए उस टाइम के लिए कि इतना टफ पेपर आ रहा है, बट फाइनल जो हमारे सिलेक्शन हुए इतने रिटर्न में, तो वो अपने आप में बताता है कि हमारे लाइव टेस्ट में किसने उसकी तैयारी करवाई। मैम ये आपके लाइव टेस्ट की ही बदौलत है, और इतनी मेहनत जो आपने डे इन आउट। that series was very helpful back. फिर जिसमें मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चों ने शुरुआत में एक थोड़ी-सी मेरे से कंप्लेंट करी कि सर पीएससी के पेपर तो बहुत टफ, मैम बहुत टफ बना रही हैं। जी। और मैम ने इस बात को बोला कि अब जो पेपर है वो सभी को पता लगे है कितना क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या आता है और कैसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो मैम ने कहा आई वांट टू वर्क ऑन कॉन्सेप्ट। मुझे वो लाइन आज भी याद है, मैम ने बोला था मुझे कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, मुझे एक पेपर की तैयारी नहीं करनी है, मुझे कॉन्सेप्ट तैयार कराना है ताकि किसी भी पेपर में स्टैंड आउट कर पाएँ। सो आई रिमेंबर दैट लाइन। जी, जी, जी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग के बाद ही उनका, अगर एक बार उनका कंसेप्ट प्रिपेयर हो गया, उसके बाद उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट इजीली कर लेता है। तो मेरा मेन मोटिव वही था कि स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सो दैट अगर उस टॉपिक से इजी, मॉडरेट, टफ कैसे भी क्वेश्चन आए तो स्टूडेंट इजीली कर पाए। और एक्चुअल में भी वही हुआ कि जो हमने लाइव टेस्ट से बनाया उससे तो रिपीट हुए ही, और जितने भी स्टूडेंट ने फीडबैक दिए यही दिया कि मैम डायरेक्टली क्वेश्चन थे या उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन थे, उसके अराउंड ही घूम रहे थे वो क्वेश्चन जो टॉपिक आपने कवर किए। तो इस तरीके से स्टूडेंट की बहुत हेल्प हुई और इतने हमारे रिटर्न क्वालिफाई हो पाए स्टूडेंट्स अब। डॉक्टर अंजलि, आप प्लीज़ बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लाइव टेस्ट के क्वेश्चंस? मुझे तो पता है कि आए थे, अब आप बताइए कि कितने आए थे, कैसे आए थे? मतलब वही मैम जो बोल रही ना, कॉन्सेप्ट जो तैयार हुए हैं क्वेश्चन के थ्रू, जैसे कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, क्योंकि लास्ट में मतलब जो ग्रैंड टेस्ट होते हैं उनमें ऐसा नहीं था कि बिल्कुल पल से रिपीट क्वेश्चन आ जाए। नए क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो जो गलत हो रहे थे वो टॉपिक में लिख रही थी, उनको रिवाइज कर रही थी। और फिर मतलब जैसे जो अभी पेपर हुआ था डेंटल सर्जन का, तो उसमें भी यही था, मतलब बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं लगे, इससे मतलब मॉडरेट ही थे, पर एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे। तो अगर मेरे को लगता है कॉन्सेप्ट, जिसने कॉन्सेप्ट जिसके अच्छे रहे होंगे, जिसने पढ़ा होगा, तो उसको पेपर बना होगा। देखिए वही है ना कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं बिल्ड करेंगे, सिर्फ क्रैमिंग पे जाएंगे, तो आप चाहे ये पीएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट का पीएससी हो, एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, और अभी आने वाले समय में बहुत सारे पीएससीज़ की लाइन लगने वाली है, मल्टीपल पीएससी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर रहेंगे। डॉक्टर अंजलि, मुझे आप ये बताइए, डेंटल के तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अभी हमारे यूपी पीएससी का जो बैच चल रहा है, उन लोगों के बहुत डाउट्स है कि जीके याद नहीं हो रही है, जीके बहुत मुश्किल से याद होती है, तो क्या कैसे जीके को प्रिपेयर करना चाहिए, उन स्टूडेंट को थोड़ा गाइड कीजिए। सर मैंने तो मतलब जीके की थ्योरी भी पढ़ी है 3-4 बार। मतलब जो एमपी जीके का थ्योरी पार्ट रहता है, मैंने उसको भी पढ़ा है। जो टूथ पैक्टो में एमपी जीके के वो डले थे ना नोट्स, मैंने उनको भी लाइन बाय लाइन पढ़ा है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसके भी नोट्स बनाए हैं, उसको भी पढ़ा है, फिर मैंने क्वेश्चंस फॉलो करे हैं। तो मैंने मतलब जीके का रिवीजन भी 3-4 बार करा है। मैंने तो फिर डॉक्टर उज्ज्वला का एक मैसेज आया है कि मैम मेडिकल पार्ट को कितना टाइम देना है। ये एक क्वेश्चन पूछा डॉक्टर उज्ज्वला ने यूपीपीएससी बैच से कि मैम मेडिकल पार्ट को कितना टाइम देना है। इसके बारे में कुछ बता पाए डॉक्टर अनिल? मेडिकल पार्ट आप कैसे कवर कर रहे थे? जैसे कि वो क्या एनाटमी,
फार्मा। सर थोड़ा सा एमडीपीएससी में मेडिकल का डिफरेंस था कि सिलेबस के टॉपिक्स जो थे एमपी के अंदर में कुछ कम थे एज कम्पेयर टू यूपी के लिए। बाकी आपका क्या स्ट्रैटेजी था उस केस में? हाँ सर, जो एमबीबीएससी का वो सिलेबस वाला था ना, वो मैंने पढ़ा था कि मेडिकल सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैंने मोस्टली उन्हीं टॉपिक्स को ही पढ़ा, मतलब जो नहीं था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो फिर मैंने अभी उसको एमपीपीएससी के लिए नहीं पढ़ा था। जो टॉपिक थे उसको वो पढ़े, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन थे वो लगाए, और फिर सर मतलब मेडिकल सब्जेक्ट्स को तो मैंने ऐसे ही तैयार किया है। जहाँ-जहाँ लग रहा था कि जो टॉपिक सच में इम्पोर्टेंट होते हैं मेडिकल के लिए, तो फिर मैंने उनकी थ्योरी भी पढ़ी थी। डॉक्टर अंजलि, जैसे कि पुराने साल के पीएससी पेपर आपने सॉल्व करे थे, अराउंड 36 पेपर्स आपने सॉल्व करे थे, तो क्या उनका बेनिफिट रहता है पुराने साल के पीएससी पेपर सॉल्व करने का? और प्रिपरेशन के अंदर क्या उनसे कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं क्या? आपका इस पे क्या टेक है? हाँ सर, मतलब सब लोग बोलते हैं कि एकदम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन है पीएससी में। मुझे ऐसा तो सॉल्व कर नहीं लगा, मतलब मैं पीएससी पेपर सॉल्व करने को थोड़ा-सा ठीक मतलब डिमोटिवेट हो रही थी कि यार मतलब मेरे जो पेपर सॉल्व करी थी उतने अच्छे पीएससी के पेपर में नहीं आ रहे थे मार्क्स। बट मतलब लोग बोलते हैं कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, तो मुझे तो इतने डायरेक्ट नहीं लगे क्वेश्चन। जैसे पेपर्स अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन थे काफ़ी सारे पीएससी के पेपर। जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है ना, आजकल के समय में क्या हो गया पीएससी में, पहले से आज से शायद 15 साल पहले कुछ होता होगा कि 50% 40% पेपर आया है, वरना अभी ये परसेंटेज जो है वो गिरता जा रहा है। और रिसेंटली अभी हमने हमारी टीम ने एनालिसिस किया था बिहार का भी, एमपी का भी, झारखंड का भी, तो वी फाइंड आउट कि हार्डली 10 टू 15 क्वेश्चंस थे जो आपको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे 19,000 क्वेश्चंस में। वो भी हमारी एआई टेक्नोलॉजी ने वी कुड आइडेंटिफाई यूजिंग इट, अदरवाइज तो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है टीम के लिए भी। तो हार्डली 10 टू 15% क्वेश्चंस आते हैं, एंड हम लोग क्या सोचते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि सर पल्स पल्स से आता है, आप तो पल्स कर रहे हैं, हम तो हमारा तो उसी से हो जाएगा। आप ये सोचिए कि व्हाट इफ यू वर ओनली यूजिंग दैट डेंटल पल्स ओनली एंड नॉट गोइंग थ्रू द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, इसलिए तो बड़ा मसला हो जाता है इस चीज़ में। जी हाँ, जी हाँ। और पढ़ी हूँ, अगर मैंने पहले से नहीं पढ़ा है तो मैं पल्स मेरे को सर दर्द लगता है फिर सॉल्व करना। नहीं नहीं, और मोर ओवर क्या है कि आप जब किताब से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, तो कई जगह पर में क्या रहता है कि आपको एक क्वेश्चन आप करेंगे, 2 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे, फिर 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर 4 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। पर ये चीज़ मुझे एप्लीकेशन में बहुत अच्छी लगती है कि आप पहले सारे क्वेश्चन कर लो, फिर लास्ट में रिजल्ट देख लो, टेस्ट सबमिट होने के बाद, तो फिर एक्चुअल पता चलता है। दैट इज़ व्हाई ना दिस इज़ व्हाट वी वांटेड कि देयर शुड बी एक्टिव लर्निंग, नॉट अ पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड मोर ओवर जब आप बुक से सॉल्व करते हैं, आपकी एक मेमोरी बन जाती है, पेपर मेमोरी, कि इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन सी ही होगा, तो कि हम एक डॉट लगा देते हैं, पेंसिल से मार्क कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ के कारण आपको एक रहता है कि अरे मेरे को उसका आंसर तो पता है, बट एक्चुअली में आपने याद नहीं, आपको एक्टिवली याद नहीं था, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड आपने करा ही नहीं है। एंड क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनके आंसर्स को क्रैम करने की कोशिश करते हैं। मैंने 5 बार पर्सनली सर आई एम डन, 5 टाइम्स हो गई मेरी पर्स। मेरे साथ में वही मैं फॉर्म सॉल्व करने जाऊँगी तो मुझे पूरी 9 लगेगी, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा पूरा और फिर मैं सॉल्व करूँगी। नहीं नहीं नहीं, आप क्या कहते हैं कि यही चीज़ में हमने कन्वीनियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करी कि आपको सब कुछ एक ही जगह पे, यू डोंट हैव टू लाइक यानी एक चीज़ मेरे को डॉक्टर अंजलि आपसे पूछनी थी कि क्या आपने टूथ पार्टो की एकलव्य बैच ज्वाइन करने के बाद में डिड यू लाइक कि हैड अ डाउट, या आपके दिमाग में प्रेशर था कि यार मुझे ये कंटेंट तो मिलेगा नहीं, या ये कंटेंट मुझे ढूंढना पड़ेगा, एक्स्ट्रा किताब ले लेती हूँ, एक्स्ट्रा बुक ले लेती हूँ, पीडीएफ दो? मेरा कभी मटेरियल जुगाड़ करने का वही नहीं था। मेरे पास जितना मटेरियल है वो काफ़ी काम था, मैं उसको कंप्लीट कर लूँ मेरे लिए वही बात है। मेरी एक दिन 10 प्रकार की क्लास लेकिन 10 बुक के साथ मतलब मैं जॉब का मतलब मेरे पास जितना मैं उसको यूटिलाइज़ अच्छे से कर लूँ वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना हम रिसोर्सेज को कंसाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, उतना ही हम उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर वो पाएंगे। फिर वो रिवीजन में लास्ट टाइम में मतलब आप इतना कंसाइज रहता है तो आपको पता है क्या रिवाइज करना है। आप बहुत ज़्यादा मटेरियल रख लोगे अपने पास तो लास्ट में रिवाइज करते समय भी समझ में नहीं आता क्या-क्या रिवाइज करना है। जी, 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 बिल्कुल, जितना आप कंसाइज़ करके चलेंगे अपने नोट्स को, अपने स्ट्रैटेजी को, अपने क्वेश्चन बैंक को, उतना ही हमारे लिए ईज़ी रहेगा, अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट पे यू वोंट बी एबल टू रिवाइज़ और रिकॉल एवरीथिंग।
Dr. I have a question for you. As we're discussing, Dr. As we are moving to like totally moving to AI, artificial intelligence. How Tutpacto is incorporating the AI into his like app, into your app. सर वी आर द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट डेंटल एआई पावर्ड एप्लीकेशन। हमारे यहाँ पे डॉक्टर अंजलि ने भी यूज़ किया होगा, समाधान एआई के नाम से हमने हमारा एआई डाउट सॉल्वर रिलीज़ किया था, जो कि स्टूडेंट्स को 24/7 उनके सारे डाउट सॉल्व करता है एंड इट इज़ कम्प्लीटली फ्री। अगर आप नए यूज़र भी हैं, अगर आपने कभी ऐप में कोई कोर्स नहीं परचेज़ किया है, देन ऑल्सो आप आइए, हमारे समाधान एआई को यूज़ कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करके अपना वहाँ पर रजिस्टर करेंगे। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो भी डाउट है, यू हैव एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू पल्स का कोई क्वेश्चन है, कोई भी XYZ बुक का क्वेश्चन है, आप सीधा उसकी फ़ोटो क्लिक करिए, पोस्ट इट, आपको क्वेश्चन चारों ऑप्शन पूरे एक्सप्लेन करके देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस सर, आप चाहें तो वहाँ पर में कोई टॉपिक का नाम ही लिखेंगे तो आपको वो टॉपिक भी कंसाइज करके देगा एंड इट हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी उसका बैकएंड है हमारी जो टीम ने प्रिपेयर करा है, इट हैज़ ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड दैट टू सिर्फ इंटरनेशनल ऑथर्स। वी आर यूजिंग ओनली इंटरनेशनल ऑथर्स। आपको सारे रियल टाइम में वो आंसर देता है एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इट हैज़ नो लिमिटेशंस। एवरी मंथ सर वी आर एक्सपीरियंसिंग अराउंड 50 to 80,000 क्वेश्चंस का एक रेंज रहता है। हमारे पास एक्सपीरियंस होता है कि इतने क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं, जिसका मतलब है कि रोज़ के रोज़ 2 से लेकर 3,000 क्वेश्चंस पर डे के अराउंड आ रहे हैं। जब एग्ज़ाम के क्लोज आ जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है, द नंबर इंक्रीजेज। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड इट इज़ प्रोवाइडिंग अस एक्यूरेसी 95% प्लस। तो बहुत अमेजिंग एक्यूरेसी है, जिसके कारण आप उसे यूज़ कर पा रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी रिसेंटली हमारे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट ने ज्वाइन किया है, तो एआई को वी आर लाइक ब्लोइंग इट। हम लोग बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट करने वाले हैं आने वाले अपने ऑपरेशंस में। ये मुझे भी नहीं पता था कि मैंने मतलब इतना कुछ सॉल्व कर मतलब इतना सारा यूटिलाइज कर लिया। मुझे तो एनएन में लग रहा था मैंने यूटिलाइज भी नहीं किया कि अच्छे से कोर्स मतलब 21,000 क्वेश्चन क्लिक करें आप रिटिप। सर शी हैज़ लाइक सॉल्व 335 टेस्ट। तो वो भी ये सिर्फ एक बार ही का है, इनको 2 3 बार करा, तो आप इसका नंबर 1000 से ऊपर आप कमिट करके चल सकते हैं कि इतना टाइम इन्होंने यूटिलाइज करा है। एंड आई लाइक व्हेन वी आर एनालाइजिंग हर रिपोर्ट सर, ऑलमोस्ट जो नंबर ऑफ आवर्स द पीपल वर पुट इन, कितने घंटे हम हमारी ऐप को यूज़ करते हैं, एवरी स्टूडेंट का हमारे पास वो भी रिकॉर्ड रहता है। तो दैट नंबर वॉज वेंटिंग क्रेजी, दैट वॉज अ क्रेजी नंबर, जो हम क्या बताएं वहाँ पर मैं आपको कि द नंबर ऑफ आवर्स टोटल जो आप यूज़ करते हैं आपको, फ्रॉम द पॉइंट यू जॉइन द एप्लीकेशन एंड टिल द एग्ज़ाम जब तक आपको होता है, वो आवर्स आर लाइक इन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स। तो वो तो मैं आपको हमारा डेटा भी थोड़ा सा आ नहीं पा रहा था, बट दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, इतना ज़्यादा समय वो बिता रहे हैं और इतना ज़्यादा उसमें नोट्स पढ़ना है, वीडियोज़ देखनी है, एआईज़ पूछना है, आपको टेस्ट सॉल्व करना है, एवरीथिंग। एंड द बेस्ट व्हाट आई फील की इज मेक्स इट ईजी कि यू गेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, क्लिनिक में हो, ओपीडी के अंदर हो, पेशेंट्स कर रहे हो, बीच में फ्री हो जाते हो, वट एवर यू आर डूइंग, यू जस्ट नीड योर फ़ोन ओपन करिए एंड जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आप वहाँ पे वो नहीं कह सकते आई डोंट हैव द बुक, आई डोंट हैव माई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, आई डोंट हैव माई क्वेश्चन बैंक, मेरे पे जीके नहीं है, करंट अफेयर्स की पीडीएफ नहीं है, यू हैव एवरीथिंग। आप नहीं पढ़ रहे तो आपकी काम चोरी है। और मेरा तो यही था, अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ या नहीं मतलब बैठ कर पढ़ पा रही हूँ अच्छे से घर में, तो मैं मोबाइल में ही जीके के क्वेश्चन ये सॉल्व करती। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कॉन्सेप्ट, यही माइंडसेट के साथ हमने टूथपैड की शुरुआत करी थी आज से 2.5-3 ईयर्स बिफोर, कि हम सारे के सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम कंपाइल अप कर पाएँ, एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि स्टूडेंट जो है ना एक ढूंढते रहते हैं कि यहाँ टेलीग्राम पे ग्रुप पे कुछ मिल गया, वहाँ टेलीग्राम से कुछ ले लिया, यहाँ व्हाट्सएप से कुछ ले लिया, कोई 200 रुपये में कुछ बेच रहा है। मेरे से भी मेरे को लगता है मेरे पास जितना कम मटेरियल रहे उतना अच्छा है, तो वो क्योंकि बहुत वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हर जगह पर में ढूंढते ना रहे। हमने अगर ज्वाइन करा है ना, अब आपको कुछ नहीं सोचना है, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि जस्ट बिलीव ऑन इट। आप जो आपको दिया जा रहा है आप उसको फॉलो करिए, उसको आप रिलीजियसली फॉलो करिए, नॉट जस्ट फॉलो, रिलीजियसली फॉलो करिए। एंड जो एडवाइस आपको दी जा रही है, जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, वो आप उसको फॉलो करेंगे, रिजल्ट्स कम, जस्ट डू कम, हार्डवर्क आपका लगेगा 100%, टीम इज़ रेडी टू गिव इट्स 1000%। डे एंड नाइट हमने अपना पूरा टाइम डिवोट किया है इस रिज़ल्ट को लाने में स्टूडेंट्स के पीछे, एंड एज अ रिज़ल्ट
मैं बहुत प्राउडली कहना चाहूँगा कि एमपी में वी हैड द ब्लास्टर, वी हैव 140 प्लस स्टूडेंट्स हु हैव क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन एंड दीज आर 385 सीट्स। 385 सीट्स में 140 स्टूडेंट्स सिंगल बैच से निकल रहे, और ऑल्सो इन दैट ग्रुप जिसमें वो हैं सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्रुप बस वही है सारे स्टूडेंट्स वही के वही यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हुए हैं। डॉक्टर अंजलि, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जो कि डाउट सॉल्विंग के लिए, उसमें उससे क्या हेल्प मिली आपको? जैसे कि संतोषी मैम उसमें खुद आके आपके सारे डाउट सॉल्व करती है, तो कितनी देर में वो डाउट सॉल्व हो जाते थे और क्या हेल्प मिली उससे, उस ग्रुप से? सर मतलब जितने भी क्वेश्चन हम लोग भेजते थे तो मैम बकायदा रिप्लाई करती थी। और मैम अगर काफी बच्चों को अगर डाउट आ रहा है ये क्यों है इसका आंसर, तो मैम वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की लाइन बकायदा भेज देती थी स्क्रीनशॉट लेकर या फोटो उसका, तो वो बहुत हेल्प मिलती थी। बिल्कुल डॉक्टर अंजलि, क्योंकि अब हम अपने इस सेशन के अंत में पहुंच रहे हैं, तो मैं 2-3 चीजें आपसे पूछना चाहूंगा कि आप, अगर मैं कुछ कहूँगी, अगर एक आज डेंटल एस्पिरेंट एक पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहता है, तो किन बातों को ध्यान में रखे और और ये तो डूज हो गए, और क्या डोंट्स है जिनको वो उसको अवॉइड करना चाहिए? सर मुझे लगता है अगर मैं सिर्फ पढ़ाई की बात लेकर चलूँ तो सबसे पहले अच्छे क्लियर होने चाहिए। उसके बाद एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। मतलब अच्छे खासे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो ताकि आपको आइडिया रहे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और फिर रिवीज होगी। एंड देन पे रिवीजन, मतलब रिवीजन इज द की। अगर आपने पहले कितना भी अच्छा पढ़ा हो, एंड टाइम पर अगर अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता है तो फिर दिक्कत जाती है सर। और आपको पता है देखिए डोंट मतलब क्या नहीं करना है, तो कंपैरिजन नहीं करना है किसी से। इसके इतने नंबर आ रहे हैं, आ रही है, ये आ रही है। आप अपने आप को एनालाइज करते हुए चलो कि मतलब मैंने पहले क्या गलती कर रहा था, अब मुझको सुधारा कि नहीं सुधारा। पहले मेरे इतने करेक्ट हो रहे थे तो अब थोड़े से निगेटिव कम हुए कि नहीं हुए। तो मतलब सेल्फ एनालाइज करते हुए चलो, किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा रिवीजन करना है और रोज पढ़ना है, ठीक है, चाहे थोड़ा पढ़े, रोज पढ़े, एकदम किसी से कंपैरिजन ना करें, ठीक है। आप अपने अपनी तैयारी, आपकी अलग तैयारी है, उस पर ध्यान दें और नोट्स बनाने पे ध्यान दें। अपने नोट्स बनाएं ताकि आपके पास एट द एंड ऑफ दी प्रिपरेशन यू हैव समथिंग तो नॉट राइट। डोंट्स, ये तो डूज हो गए, डोंट्स जिनसे बचना चाहिए। पश्चिम में मतलब मेरी तो इतनी ज्यादा किसी से बात भी नहीं हुई थी प्रिपरेशन को लेकर। मैं अपना मतलब सेल्फ में तैयारी ये बड़ा डोंट है। मतलब ग्रुप में भी कितनी सारी चीजें चलती रहती थी, मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, मैं इतना चेक भी नहीं कर पाती थी। काफी चीजें मुझे बाद में पता चलती थी देख के, तो मैं इतना ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। कोई ये कर रहा है, कोई यहाँ के ग्रुप की बहुत डाल रहा है, कोई ये इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन, तो मैं मतलब इतना ध्यान नहीं देती हूँ। We are actually right now in a stage where there's plethora of information, और उस plethora of information को concise करना, कट शॉर्ट करना कि क्या है रेलिवेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वरना हर दूसरा बंदा आपको बोलेगा आप ये कर लो, वो कर लो, XYZ कर लो, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब हमें एक्सपर्ट बताए कि एग्जैक्टली करना है क्या है। एंड मैं इसमें सर और मैम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कॉन्स्टेंटली हमें सपोर्ट किया, हमें गाइड किया, स्टूडेंट्स को इतना मोटिवेट किया अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि आप कैसे एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे, कैसे कम से कम इसको समय के अंदर में एग्ज़ाम को हम क्लियर कर सकते हैं। एंड रियली एंड कमेंडेबल जॉब बाय द एंटायर टीम, टूथ पाटो टीम, कि आप लोगों ने इतना डे एंड नाइट, यू पुट योर डे एंड नाइट कि अब सब कुछ ख़त्म है, बस ये है इनका रिजल्ट आना चाहिए, हमें लगा देना है पूरी जी जान यहाँ पर में। आप लोगों ने बहुत हेल्प करी है मेरे को, तो बहुत मतलब टेस्ट सीरीज का तो मैं बोल ही रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो शेड्यूल आप लोगों ने बहुत 10 महीने पहले ही पूरा टेस्ट का बना दिया था ना, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। मतलब टेस्ट होते रह गए तो बहुत। कहीं ना कहीं 10 महीने पहले शेड्यूल देने का पर्पस ये रहता है कि आपको पता हो और कोई भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना दिखे कि क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए, नहीं।
आपको पता है कि मेरा आज से 4 महीने बाद इस वीक में ये होगा टेस्ट, तो आपको पता है कि ये वाला कवर हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर मुझे लगता है कि मेरा वो वीक है और मेरे को वो टाइम कम पड़ने वाला है, तो मैं उससे पहले से प्रोविजनिंग कर दूंगा टाइम की, कि मैं उससे पहले से थोड़ा सा पढ़ लूँगा, 2-3 सब्जेक्ट्स 2-3 टॉपिक्स पढ़ लूँगा। तो वो एक बेस्ट स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पे चलते हैं। और ऐसे ही हमने यूपी के स्टूडेंट्स के लिए भी हमने पूरा 23 अक्टूबर तक का हमारा लाइव टेस्ट का पूरा शेड्यूल बन के लाइव है। वो अगर जाएंगे एप्लीकेशन में देखेंगे, उनको पूरे टेस्ट दिख जाएंगे कि हमारे कब टेस्ट होने वाला है, कौन सा टेस्ट कब होगा। एंड क्लैरिटी रहती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हम क्लियर रहे हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है। तो ये बहुत मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि टूथ प्रैक्टो के ऐप के माध्यम से आप बहुत लोगों की हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर अंजलि जी, आपको बता के बहुत मुझे खुशी होगी। डॉक्टर रजत और डॉक्टर सदोष सिन्हा, वी ऑल आर जूनियर एंड सीनियर्स, राइट? डॉक्टर के लिए से एक कारवा लेके तो लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। ठीक है, तो यही है कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पाए। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जैसे कंपटीशन है, तो हम एक दूसरे को गाइड कर पाए, अच्छा रास्ता दिखा पाए। और जब जैसा कि आपने करके दिखाया, कोई इतना अच्छा रिजल्ट लेके आता है, तो मन से बहुत खुशी होती है और मन से बहुत दुआएं निकलती हैं। और क्या कहें कि कितने से कितने मैक्सिमम लोग, जैसे कि लास्ट ईयर राजस्थान से बहुत लोग सिलेक्ट हुए, उससे पहले यूपी से सिलेक्ट हुए, जितने भी, तो इतनी खुशी मिलती है कि उन लोगों से बात करके, उनके एक्सपीरियंसेस जान के। और बहुत सारे लोग अब हमारे यूपी में भी जब ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर सेलेक्ट हो गए, तो बात करते हैं, तो जूनियर वो हमसे बात करते हैं, सलाह मांगते हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर कि भाई इतने लोग हमारे साथ फिक्स हो गए हैं कि अब जैसे आप एमपी में कहीं भी ज्वाइन करेंगे, तो इट्स मतलब वो कारवां बढ़ता जा रहा है। Sir, we are building the 10,000 army, and I started this thing with the mindset कि हम लोग डेंटिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सर जॉब्स बहुत कम है, ठीक है, जो है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं कि हम उस जॉब तक पहुंचे, हम पहले बताएं तो कि ये जॉब आई है, ऐसे प्रिपेयर करना है। अदरवाइज पीपल आर जस्ट फोकसिंग अपॉन 2 थिंग्स कि नीट एमडीएस या फिर यूएस कनाडा चले जाते हैं, डीडीएस कर लेते हैं, दैट्स इट। बट देर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो डेंटिस्ट्री में अवेलेबल है, बस ये है कि हम उसके बारे में जिक्र नहीं करते, बात नहीं करते, शेयर नहीं करते हैं। डेंटिस्ट्री में ना शेयरिंग इज़ नॉट देयर, वी आर नॉट शेयरिंग, वी आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर। वो एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर मुझे लगता है कि एक चीज़ है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे आप ग्रो नहीं कर सकते हैं। और कहीं न कहीं आपने सर उस समय मैंने आपसे एक हेल्प ली थी, जिसके कारण आज रोज़बैटो यहाँ तक पहुँचा है, कि आपने उस समय यूपीपीएससी 2023 वाले बैच को आपने गाइडेंस दिया, उनको मोटिवेट किया, एंड जिसकी वजह से वहाँ भी हमारी सिलेक्शंस देखने को मिली। और डॉक्टर अंजलि भी, मैं अब यानी कि ये चाहूँगा कि आप भी अपने जूनियर्स की हेल्प करेंगे इसी तरीके से, और आने वाले समय में हम आपको बहुत परेशान करेंगे। कई सारे सेशंस के लिए आपको हम आमंत्रण करेंगे कि आप आएँ और उनको गाइड करें। कल मुझे अपना रिजल्ट पता चला तो मैं बाहर थी, मैं वही हॉस्पिटल के काम में बिजी थी। तो मैं सोच रही थी मैं घर कब पहुंची और मैं टूथ प्रैक्टो टीम को कॉल कर फिर को मेरे मन में यही चल रहा था, मैं घर कब पहुंच, और मुझे लग ही रहा था कि अभी एनडीपीएससी के आप लोग मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं, तो वही चल रहे हूँ। तो वही चल रहा है। कल एक्चुअली हम उस समय मॉक इंटरव्यू ले रहे थे जब आपका कॉल आया था, और आप बिलीव नहीं करेंगे हम पूरी रात सोए नहीं है। वो एक्साइटमेंट जो है, एड्रेनलिन रश जो है, जैसे आपको महसूस हो रहा है, वो सेम यहाँ भी है। रात में करीब 3:30 बजे तक वी वर वर्किंग अपॉन कि क्या है ये, एंड मी एंड मयंक सर एंड सतोष वी वर ऑन कॉल कि ये बहुत बड़ी बात है कि जिस टीम है ना तुमने स्टार्ट किया और ये चीज़ हम यहाँ तक पहुँच गए, एंड बहुत ही ज़्यादा खुशी है। एंड यू वोंट बिलीव वी आर स्टिल हैविंग दैट गूज बम्स, ठीक है, यू आर नॉट द लोन पर्सन जो ऐसा फील कर रहा है, हम भी सेम उसी बोट में, सेम वो फीलिंग हमें भी रहती है। आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, जिस दिन जैसा आपको एग्ज़ाम होता है, तो ऐसा रहता है कि हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि 9 बज गए, आई थिंक स्टूडेंट्स अब अंदर चले गए होंगे, 9:30 हो चुके हैं, इनका पेपर आधा हो चुका होगा, 10 बज चुके हैं, अब ये लोग रिवीजन कर रहे होंगे। वी आर एक्सपेक्टिंग कि उस टाइम पे ऐसा ना हो कि ये लोग कहीं दोबारा से अपने आंसर को चेंज ना कर दें। हम बस ये सब बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि इट्स मेनली फील अस लाइक कि आपका एग्ज़ाम तो हो रहा है, बट हमारा भी एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पर उस दिन, क्योंकि 460 लोगों ने हमें एमपीपीएससी में ज्वाइन किया था, बी एकलव्य अभिमन्यु, 460 लोग जो प्रिपेयर करके जा रहे हैं। अब उनके साथ साथ आप भी प्रिपेयर करते हो, 10 महीने आप भी पूरी जी तोड़ मेहनत करते हो, नोट्स बनाते हो, कंटेंट बनाते हो, टेस्ट पेपर्स बनाते हैं मैम और सर, तो उस पूरी मेहनत, वो पूरी जर्नी हम भी जीते हैं आपके साथ में। तो वो ऐसा फील होता है कि उस दिन 460 बार मैं पेपर दूंगा, तो वो गूज़बम्प्स, वो फीलिंग सेम यहाँ भी रहती है, ऐसा नहीं है। और दैट इज़ लाइक वी हैव स्टिल हैवंट स्लेप्ट, हम कल रात से नहीं सोए हैं, हम ऐसे
और हम पूरे उसमें एनर्जी में है। और एक चीज बोलना चाहूंगी, आप लोग जो बीच बीच में जो सेशंस लेते हैं ना, तो वो भी बहुत हेल्पफुल थे। आप लोगों ने एग्जाम के एक दिन पहले भी मतलब सेशन लिया। जी हाँ। हाँ, तो मैंने तो वो भी अटेंड करा था। मतलब उस समय तो लोग तो पढ़ाई पढ़ू नहीं, देख लो सेशन कल के लिए का। हमने चैनल एक दिन पहले डॉक्टर मयंक सर ने गुड लक सेशन लिया था। वो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना कि एक लास्ट ब्लो रहता है कि ठीक है, जो पढ़ा जैसा पढ़ा अच्छा पढ़ा, अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अब बस हमें जाना है और एक अच्छे मन के साथ। देखिए, अगर हमने ईमानदारी से तैयारी करी है तो ईमानदारी से रिजल्ट आता है। आप उसी एक जीता जागता आप एक मिसाल है, और आने वाले समय में कई हज़ारों बच्चे जब इस इंटरव्यूज़ को देखेंगे, उनको महसूस होगा कि हम अगर तैयारी करते हैं एक राइट रिसोर्स के साथ, राइट गाइडेंस के साथ, राइट मेंटोरिंग जब हमें मिलती है तो रिजल्ट आता है। ऐसा बात नहीं है कि रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, ईमानदारी से करिए। ये नहीं कि चीटिंग कर लिया मैंने, क्वेश्चन गूगल पे जाके चेक कर लिया, नहीं। आप अगर अब नंबर ले भी आओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। एंड संतोष मैम इतने ब्रिलियंट पेपर बनाते हैं कि आप गूगल पे ढूंढ के आओगे तो आपको आंसर गूगल गलत बताएगा। स्टैंडर्ड एक्सो से ढूंढोगे तो आपको सही आंसर आएगा। वी डोंट फॉलो गूगल बाबा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। अभी बहुत लंबी आपकी एक सर्विस है जो आप अभी एमपी गवर्नमेंट को देंगे। तो देखिए, इनके आपके पिताजी ने जो सपना देखा था आपको डॉक्टर बनाने का, वो आपने साकार किया। मेडिकल ऑफिसर बनने का सपना आपने वो साकार किया। अब उस पोस्ट पर आने के बाद में जो आपका कर्तव्य है, अपने स्टेट की, अपने राज्य के जो गरीब तबके के जो मरीज़ है, जो आपके पास मरीज़ आएँगे, उनकी मदद करना, उनको बेस्ट से बेस्ट सुविधा देना। हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्वैकरी से लोग परेशान हैं, उसको हम नियंत्रण में करें। पेशेंट्स को इतनी अच्छी सुविधा हम मुहिम कराएँ कि क्वैकरी तक उनको जाना ही ना पड़े। उनके लिए हम इतने अच्छे से अवेलेबल हो, जैसे टीम टूथ प्लाटो आपके लिए अवेलेबल थी, वैसे आप उनके लिए अवेलेबल बनिए, और उनको अपनी जो आपने सीखा है पिछले 5 साल के अंदर में, कॉलेज के अंदर में, फिर उसके बाद अपने जेआरशिप में और सिविल हॉस्पिटल में, उसको वहाँ पर आप अप्लाई करिए। अपने वहाँ की बेस्ट ओरल हेल्थ सुविधाओं को प्रोवाइड करिए, और होपफुली आप भी कल को न्यूज़पेपर के अंदर में आपकी भी हमें फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगी, और आप कोई नई इनिशिएटिव के साथ में आप स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर मयंक सर की तो आती रहती है। सर का कभी अगर हमें देखना होता तो हम न्यूज़पेपर देख लेते हैं, बरेली में क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब इट्स आवर ड्यूटी दैट गवर्नमेंट इज गिवन। When you put your soul into the duty ना, then it becomes like a worship। आप अपने काम की पूजा करने लगते हो, और जब आप काम की पूजा करते हो आपका वो कभी काम नहीं लगेगा, आपको वो कभी बोरिंग नहीं लगेगा, आप कभी थकेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारी भी वही कोशिश रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हासिल करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में हासिल करना। तो बहुत अच्छी लगा, और इट्स गुड, इट्स रियली नाइस टू सी ऑल थिंग्स हैपनिंग। तो डॉक्टर जी, मैं तो आपको थैंक यू बोलने चाहूँगा कि आपने हमें इतना मौका, ऐसा मौका दिया कि हम सेलिब्रेट कर पाए। हम बैठे बैठे घरों में अपने खुश हो पाए। सब अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, पर सब खुश हो रहे हैं कि हमारे किसी साथी ने, हमारे किसी नोन ने इतनी अच्छी सफलता हासिल की है। तो थैंक यू सो मच। आपने की मेहनत की वजह से हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे भी ऐसे ही आप मेहनत करते रहिए और अच्छे मुकाम हासिल करें ज़िंदगी में, और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, जॉब करिए, जॉब के बाद पीजी की तैयारी भी करिए। ठीक है, अगर सर्विस कोटा मिलता है तो उसका बिल्कुल लाभ उठाएं, और अपनी पीजी जो हम सभी एक डेंटिस्ट के मन में होता है कि यूजी के बाद पीजी करी जाए, तो उसको भी आप पूरा करें। बिल्कुल सर। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर रजत, सर, यानी कि मेरी तरफ से डॉक्टर अंजलि को बहुत बहुत बधाई, पूरी टूथ पैटो की टीम से बहुत बहुत बधाई, और आप ऐसे ही आगे लाइफ में और बेटर करते जाएंगे और अच्छा करते जाएंगे। और इसी को आपने मेहनत जो आपने रखी है कि कुछ भी करना है, मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है, यही आपको गुरु मंत्र है जो आप फॉलो करते रहिए, और बहुत ही अच्छा आप आगे लाइफ में भी करेंगे। ये सब तुझे जितना जितना आप हो सके मदद करिए, जितना मदद करेंगे उतना ही आपको वो रिटर्न अच्छा आता है, बहुत अच्छा फील होएगा आपको, खुद से एक संतुष्टि के साथ सोएंगे जिस दिन सोएंगे मदद करने के बाद में। अगर आप किसी का अच्छा चाहते हैं तो देखिए, भगवान आपके लिए हमेशा बैठा है। एक ईश्वर कहते हैं ना कि अगर आप किसी का बुरा नहीं करते, आप लोगों का अच्छा चाहते हैं, तो समहाउ कहीं ना कहीं वो आपकी कहीं ना कहीं से मदद कर देगा। तो इसी भाव के साथ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, आप सभी लोग को, और
मतलब सब ऑलवेज डॉक्टर अंजलि फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। All the best, Dr. Anjali. All the best. All the best. ठीक है, take a good sleep. Thank you very much. जी Okay. Hopefully soon sir we will meet in MP once 140 student जो बाकी के हेल्थ के डिपार्टमेंट वाले हैं उनका भी रिजल्ट आता है फिर हम लोग You have promised Dr. Ajay that you are going to give a good grand party in Indore, right? yes sir I have given that promise and we will see but Bhakti ma'am and I'll be and Dr. Ishan will be joining you. sir the entire team will join us. चलिए ओके डॉक्टर साहब ओके गुड लक एंड गुड लक डॉक्टर गुड नाइट.